losses from precipitation। हाँ नया टॉपिक है। losses from precipitation। precipitation क्लियर है क्या होता है precipitation मतलब? हाँ सारी चीज की वही कैसे मेजर करना है। precipitation मतलब एक तरह से रेनफॉल आपके पास। अलग precipitation एक अलग चीज है, रेनफॉल अलग चीज है, लेकिन इंडिया में जनरली precipitation मींस रेनफॉल सिंपल, क्योंकि मेजर जो होता है बारिश इंडिया में वो मेजर जो मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो रेनफॉल ही होता है इंडिया के अंदर। ये पॉइंट आपके पास था। अब प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, बारिश का बताया हुआ है आपको, जो बारिश का पानी होता है वो अलग अलग तरह से लॉस हो जाता है। बारिश का पानी डिफरेंट डिफरेंट तरह से लॉस होता है। बहुत सारे तरह के लॉसेस हैं। कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट कर देता है, कुछ पानी आपका ट्रांसपायर हो जाता है, कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है, कुछ पानी डिप्रेशन के अंदर फिल हो जाता है जो अर्थ के सरफेस के आसपास प्रेजेंट है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये अलग अलग तरह के लॉस हैं आपके पास। इसके बाद सारे लॉसेस पूरे होने के बाद में जो पानी बचेगा वो कहां पर जाएगा? स्ट्रीम्स की तरफ जाएगा। वो पानी जाएगा किधर? रिवर स्ट्रीम्स की तरफ, वाटर बॉडीज की तरफ मूव करेगा वो पानी। अब इन लॉसेस की ही बात करनी है, कौन कौन से लॉसेस हैं, किस किस तरह से कंडीशंस हैं और कैसे इनको मेजर करेंगे। तो लॉस के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट लॉस है आपके पास में इवेपोरेशन है। सो द लॉस इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन लॉस है। क्या मतलब होता है इवेपोरेशन का? बताओ क्या मतलब है? लिक्विड इनटू वेपर्स। वेपर्स में, हाँ लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? वेपर्स के अंदर। इसको क्या कहते हैं? सिंपल इवेपोरेशन कहते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप्स इनटू वाटर वेपर्स, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कहलाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसमें दिक्कत क्या है कि अगर सपोज करो आपने पानी स्टोर करके रख रखा है, पानी स्टोर कर रखा है आपने, सप्लाई करना था कम्युनिटी में, पानी सप्लाई करना था कम्युनिटी में, कम्युनिटी में पानी सप्लाई करने के लिए हमने पानी को स्टोर कर रखा है। वो बताया था एक इन्वायरमेंट वाला पहले दिन पे एग्जांपल ना, सबसे पहले दिन पे कि घरों पे पानी सप्लाई करवाना है, उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज पॉसिबल हो सकते हैं। चाहे तो पानी को रेन वाटर यूज कर लो, चाहे आप ये बारिश का पानी यूज कर लो, या फिर ग्राउंड से पानी को निकाल लो, या रिवर्स में से पानी को लेकर आ जाओ। सोसाइटी में कितना पानी भेजना है उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी सोसाइटी में कुछ पानी की। अगर वो डिमांड सोर्स आपका पूरी कर पा रहा है, आप उसको यूज कर लो। तो रेन वाटर भी एक तरह से सोर्स ही है। रेन वाटर भी एक सोर्स है जो कि पानी की तरह से आप यूज कर सकते हो, पानी को सप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन रेन का अगर पानी बहुत ज्यादा इवेपोरेट कर गया, अगर रेन वाटर बहुत ज्यादा इवेपोरेट करा, इन दैट केस क्या दिक्कत हो जाएगी? पानी की अवेलेबल क्वांटिटी कम हो गई। पानी की अवेलेबल क्वांटिटी कम हो गई। अगर पानी की अवेलेबल क्वांटिटी कम हो गई तो वो आपकी डिमांड को पूरा नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। जितनी आप भाई, पानी जो आपके पास बचा इवेपोरेट कर गया पानी, जो पानी आपके पास में बचा वो पानी कम बच गया, कम रह गया ना पानी। तो आपको जो सोसाइटी में रिक्वायरमेंट थी, जो सोसाइटी में रिक्वायरमेंट थी पानी की, तो चांसेस हैं कि रेन वाटर अब आपकी डिमांड को पूरा ना कर पाए। ये दिक्कत आ जाएगी इससे। बताओ आया समझ? क्या दिक्कत है? क्लियर है? सो इसीलिए इवेपोरेशन से ये दिक्कत है मेनली। अब हमें समझना है मेनली कि होता क्या है इवेपोरेशन, इसके बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन। जैसे ये कोई भी एक वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी कंसीडर कर ली, ये वाटर है, ये वाटर लेवल है, इससे नीचे सब पानी पानी प्रेजेंट है। ये सब पानी ही पानी है, पानी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं यहाँ पे ना। अब होता क्या है कि ये सब पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सब मॉलिक्यूल्स रहते हैं कंटिन्यूस मोशन में। किस में रहते हैं? कंटिन्यूस मोशन रहता है, मूव करते रहते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी दिखा रखे हैं, लेकिन एक्चुअली होते कैसे? मोशन में होते हैं। हर किसी मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, हर किसी मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती है जिससे वो मूव करता है। सबकी सेम नहीं रहती। सभी मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, जो वेलोसिटी होती है, वो सेम नहीं होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सबकी वेलोसिटीज, काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट है। सभी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के साथ क्या करेंगे? मूव करते रहेंगे आपके पास में। अब पानी को कन्वर्ट होना है किसमें? वेपर्स में। पानी क्या करेगा? इस सरफेस को, ये जो मॉलिक्यूल्स है पानी के, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सरफेस को लीव करेंगे और लीव करके ऊपर आ जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ द वेपर्स, इन दी फॉर्म ऑफ द वेपर्स। तो रिक्वायरमेंट है, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स को इस सरफेस को लीव करके बाहर आना है
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आया कि इनके पास में एनर्जी होनी चाहिए। अब आप कहोगे एनर्जी तो इनके पास है, बट एनर्जी तो है लेकिन एनर्जी शुड बी सफिशिएंट, एनर्जी सफिशिएंट भी तो होनी चाहिए। अब आप कहो कि भाई मैं सहारनपुर चौक तक पैदल जाना चाहता हूँ, तो आपको वहां तक जाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके पास एनर्जी सिर्फ यहाँ बल्लीवाला चौक तक जाने के लिए अवेलेबल, सफिशिएंट एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी तो थी, ऐसा नहीं है कि एनर्जी जीरो थी, लेकिन एनर्जी जो थी वो सफिशिएंट नहीं थी। तो पानी के सरफेस को लीव करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, एंड दैट एनर्जी शुड बी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत एनर्जी से काम हो जाएगा, तो एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो पानी के मॉलिक्यूल को चाहिए एनर्जी सरफेस को बाहर लीव करके आने के लिए। अब एनर्जी आएगी कहां से? अब दूसरी बात, एनर्जी सफिशिएंट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली एनर्जी से काम चल जाएगा, वो एनर्जी जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो जो एनर्जी है, एनर्जी मेनली आपके पास में दो तरह से आ सकती है यहाँ पे पार्टिकल्स के पास। एनर्जी है दो तरह से, एनर्जी आ सकती है पार्टिकल्स के पास में सरफेस को लीव करने के लिए। एक तो क्या सिस्टम है आपके पास, जैसे सपोज सन है, यहाँ से तो स्टार्टिंग करी थी हमने पहले दिन पर, ये सिस्टम है, ये सन है, ठीक है, सन है। सन क्या करेगा यहाँ पे? रेडिएशन ट्रांसफर करेगा, रेडिएशन ट्रांसफर होंगे ना, इससे रेडिएशन ट्रांसफर हो रहा है ऐसे। अब जैसे ये रेडिएशन ट्रांसफर होंगे इस वाटर बॉडी के अंदर, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर का राइज होगा। टेम्परेचर राइज करने का मतलब है पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर दी आपने। एनर्जी अलग अलग तरह से, बहुत सारे फॉर्म में हम बता सकते हैं। एनर्जी को बता दो टेम्परेचर के फॉर्म में, एनर्जी को बता दो हाइट के फॉर्म में, एनर्जी को बता दो वेलोसिटी के फॉर्म में। टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी आई रेडिएशन के फॉर्म में, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल को क्या सप्लाई कर दिया? एनर्जी सप्लाई करा दी है, पार्टिकल्स को एनर्जी सप्लाई कर दी। जैसे ही पार्टिकल्स को एनर्जी सप्लाई करी, ये पार्टिकल क्या करेंगे? इस सरफेस को छोड़ के बाहर आना शुरू कर देंगे ऐसे, ये पॉइंट आया। तो इस सरफेस को छोड़ के पार्टिकल क्या करेंगे? बाहर आना शुरू कर देते हैं। ये पॉइंट है आपके पास, बाहर आ जाएंगे। अब सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कौन से पार्टिकल जनरली बाहर आएंगे? जो सरफेस के आसपास प्रेजेंट है। जो पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? जो कि सरफेस के आसपास पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो सबसे पहले बाहर आएंगे। सरफेस पे से पार्टिकल्स बाहर जाना शुरू करेंगे। सबसे आसान बाहर जाना किसके लिए रहेगा? जो सबसे गेट के पास बैठे हुए हैं एकदम, जो गेट के पास बैठे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा आसान रहेगा बाहर निकलना, और ये गेट ही तो है एक तरह से सरफेस। इसलिए क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। कैसा फिनोमेना होता है? सरफेस फिनोमेना होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। अब एक तो तरीका ये है एनर्जी सप्लाई करने का, ऐसे एनर्जी सप्लाई हो सकती है। दूसरा क्या तरीका आ सकता है आपके पास? कुछ ऐसा भी होता है कि सब पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग होती है। वो बताया था कि सबकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। हर कोई अपना अलग अलग एनर्जी से मूव कर रहा है। तो होता क्या है, अब ये जब मूव करते हैं ना, तो ये एक दूसरे को स्ट्राइक भी तो करते हैं, ऐसे एक दूसरे को स्ट्राइक करते रहते हैं, ऐसे एक दूसरे को स्ट्राइक करते रहते हैं, ये सब ऐसे स्ट्राइक करते रहते हैं एक दूसरे को। अब होता क्या है, जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो पार्टिकल जिनके पास एनर्जी ज्यादा थी, जो कि ज्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे, वो स्ट्राइक करेंगे किस पे? कम एनर्जी वाले पे स्ट्राइक करेंगे, और अपनी एनर्जी को उसको ट्रांसफर करा देंगे, अपनी खुद की एनर्जी को उस कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर करा देंगे। तो जैसे ये पार्टिकल था, इसने स्ट्राइक किया इसे ऐसे, सपोज इस तरह से मान लो, ऐसे स्ट्राइक करा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करवा दिया दूसरे पार्टिकल में। सो जो हाई एनर्जी वाला पार्टिकल था, उसने कम एनर्जी वाले पार्टिकल को क्या करी? अपनी एनर्जी ट्रांसफर करवाई, मोमेंटम ट्रांसफर करवा दिया इस तरह से। अब जब एनर्जी ट्रांसफर करी तो एनर्जी पहुंच गई किसके पास? कम एनर्जी वाले पार्टिकल के पास में, मतलब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई। अब वो भी क्या करेगा? सरफेस को छोड़ के बाहर जाएगा। वो सरफेस को छोड़ के कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। ऐसे होता है सिस्टम। तो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में आई, एनर्जी हाई वेलोसिटी वाले पार्टिकल ने लो वाले को स्ट्राइक कर दिया, उसने एनर्जी दे दी उसको अपनी, तब भी वो बाहर चले जाएगा आराम से। ऐसे हो सकता है। एक और क्या केस बन सकता है? ये जो आपके पास में ये जो आ रहा है ना रेडिएशन, कुछ रेडिएशन क्या होता है, कुछ रेडिएशन इनके बॉटम पे स्टोर हो जाता है। हीट एनर्जी कुछ क्या करती है, यहाँ पे बॉटम पे स्टोर हो जाती है। जैसे हीट आ रही है ना सन की हेल्प से, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? बॉटम पे, रिवर बॉडीज के बॉटम पे स्टोर हो जाती है हीट एनर्जी जो आ रही है। अब अगर हीट एनर्जी बॉडीज के बॉटम पे स्टोर हो गई, एनर्जी तो है, क्या वो एनर्जी यूज नहीं होगी कभी? बिल्कुल यूज होगी। जो एनर्जी स्टोर हुई है यहाँ पे बॉटम पे आके, वो एनर्जी भी क्या होगी? यूज होगी। एनर्जी किस फॉर्म में आई थी? टेम्परेचर के फॉर्म में ना। जो एनर्जी आ रही थी वो किस फॉर्म में आ रही थी? टेम्परेचर के फॉर्म में। एनर्जी वो तो यूज होगी, डेफिनेटली यूज होगी। पार्टिकल्स क्या करेंगे? तो ये जो हीट एनर्जी यहाँ पर स्टोर हुई ना, इस हीट एनर्जी को पार्टिकल्स यूज करना शुरू कर देते हैं। आया समझ? एनर्जी तो चाहिए थी, वहां से आ रही है,
किसी हाई वेलोसिटी वाले ने स्ट्राइक कर दिया लो वेलोसिटी वाले को, जो यहाँ पे स्टोर है उसको उसको क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो यूज करना शुरू कर देना उस हीट को भी। सो हीट एनर्जी क्या होने लग गई, यूज होने लग गई। पार्टिकल्स जो हीट एनर्जी यूज होने लग गई, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलने लग गई, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलने लगी। अब जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिली तो इससे क्या होगा, पार्टिकल बाहर जाएंगे, सिंपल। पार्टिकल कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। एक सेकंड, बट ये माइक लगा है, एक सेकंड एक्चुअली। सो ये चल रहा था डिस्कशन ना इवेपोरेशन का। अब ये लेट कर दिया आपने ना फिर से आने में आज, बताओ क्या करें इसका फिर। थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ दोबारा से जल्दी 2 मिनट में। जैसे इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, अब वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये पानी है आपके पास, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है सब। इन मॉलिक्यूल्स के पास में अलग अलग कुछ ना कुछ एनर्जी के साथ ये मूव करते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी के साथ में मूव करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबकी एनर्जी सेम होती है, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एनर्जी है इनके पास में बेसिकली, ये पानी के सरफेस को लीव करके बाहर आएंगे। सरफेस पे से बाहर आएंगे किस फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में बाहर आएंगे। अब पार्टिकल्स को सरफेस से बाहर आने के लिए, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सरफेस से बाहर आने के लिए क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कई सारे तरह से मिल सकती है। एनर्जी का एक तरीका तो क्या है, वो सन की हेल्प से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। सन ने वहां पे रेडिएशन ट्रांसफर करे, एनर्जी मिल गई पार्टिकल्स को। दूसरा क्या तरीका हो सकता है एनर्जी मिलने का, कि ये पार्टिकल्स भी तो मूव कर रहे होंगे कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ में, और आपस में स्ट्राइक करते रहते हैं एक दूसरे को। तो जो पार्टिकल जिनके पास एनर्जी ज्यादा थी वो क्या करेंगे, कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे और उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। तब भी पार्टिकल क्या करेंगे, बाहर निकल कर आ जाएंगे सरफेस से। एक थर्ड मेथड क्या होता है आपके पास, कि कुछ एनर्जी क्या होती है, वो जो सन की हेल्प से जो रेडिएशन आ रहे हैं ना, वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, बॉटम पे स्टोर हो जाते हैं। इस वाटर बॉडी के बॉटम पे हीट एनर्जी स्टोर हो जाती है, हीट एनर्जी स्टोर हो जाती है इसके बॉटम पे। अब ये जो हीट एनर्जी इसके बॉटम पर स्टोर हुई है, ये भी तो एक तरह से एनर्जी थी ना। इस एनर्जी को भी क्या करेंगे पार्टिकल्स, यूज करेंगे। इस एनर्जी को भी यूज करेंगे और यूज करके कहाँ आएंगे, फिर बाहर आएंगे। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ से खुद से सोचने वाली चीज है, एनर्जी यहाँ पर स्टोर थी, एनर्जी यहाँ पर स्टोर थी। जब यहाँ पे एनर्जी स्टोर थी, इस एनर्जी को यूज कर लिया किसने, पार्टिकल्स ने, पानी के पार्टिकल्स ने इस एनर्जी को यूज कर लिया। एनर्जी किस फॉर्म में थी, टेम्परेचर के फॉर्म में। एनर्जी किस फॉर्म में थी, टेम्परेचर के फॉर्म में। जब टेम्परेचर बोल दो या फिर हीट एनर्जी बोल दो, हीट एनर्जी तो थी एक तरह से, टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को यूज करा किसने, पार्टिकल्स ने। तो हीट एनर्जी जो अंदर स्टोर थी, वो एनर्जी खर्च हो गई, खर्च हो गई ना। जो अंदर हीट एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी क्या हो गई है, खर्च हो गई है, उसको पार्टिकल्स ने यूज कर लिया। अब जब एनर्जी हीट एनर्जी खर्च हो गई, उसको पार्टिकल्स ने यूज कर लिया, तो हीट एनर्जी कम हो गई ना अंदर सिस्टम में से। अगर हीट एनर्जी कम हो गई सिस्टम में से, तो सिस्टम का टेम्परेचर डाउन होगा या बढ़ेगा, डाउन होगा टेम्परेचर। अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसीलिए कहा जाता है इवेपोरेशन, सॉरी, सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। सिस्टम कूल होना शुरू कर देगा, कूल डाउन होना शुरू कर देगा। इसलिए बोलते हैं इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेना। इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना होता है, कूलिंग फिनोमेना होता है। मतलब इवेपोरेशन होने के बाद में सिस्टम कैसा होने लगता है, ठंडा होने लग जाता है। सिस्टम कैसा होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेना। ये पॉइंट आया समझ में। तो आया है समझ, क्या मतलब था इसका, इवेपोरेशन कैसा होता है, कूलिंग फिनोमेना है। तो पहला पॉइंट तो ये कि इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना है, सरफेस पे होगा, सरफेस पे होता है। सरफेस पे से सबसे पहले पार्टिकल बाहर जाएंगे ना निकल के। दूसरा पॉइंट कि इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना होता है, एक कूलिंग फिनोमेना है। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेना। इवेपोरेशन होने के बाद में बॉडी क्या करने लगती है, कूल डाउन होने लगती है। तो ये कह सकते हैं हम कि इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी ना, पार्टिकल्स उस एनर्जी को सिस्टम के अंदर से ही लेने लगते हैं। ऐसा ही तो हो रहा है, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी, उस एनर्जी को ही तो लेने लग गए पार्टिकल्स अब।
इसी तरह से हर किसी भी चीज के अंदर, मान लीजिए जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ हीट एनर्जी स्टोर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई देंगे अभी, बस ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल पता लगेंगे अभी इस चीज का आपको। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को कहां से लेने लगते हैं, जो भी सिस्टम है उसके अंदर से लेने लग जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी थी ना, तो सिस्टम के अंदर स्टोर थी वो एनर्जी, उसी एनर्जी को क्या करने लग गए पार्टिकल्स, यूज करने लग गए। तो पार्टिकल्स कहां से एनर्जी लेने लग गए, सिस्टम के अंदर से एनर्जी लेने लग गए। जब पार्टिकल सिस्टम के अंदर से एनर्जी लेने लग गए हैं, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होने लग गया, डाउन होने लग गया। इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है, कूलिंग फिनोमिना है, ये मतलब है यहाँ पे जस्ट इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमिना। आया समझ में क्यों कूलिंग फिनोमिना बोल रहे हैं, बोलो, ठीक है। चलो, अब क्या होता है यहाँ पे, पानी के जो पार्टिकल थे, मॉलिक्यूल्स से बाहर आ गए सरफेस पे, सरफेस पे से बाहर आए मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ द वेपर्स, वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे बाहर आ गए, ये वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे बाहर आ गए इस तरह से। अब ये जो वेपर्स के फॉर्म में बाहर आई है ना, ये जो वाटर वेपर बनी है यहाँ पे, ये वाटर वेपर भी क्या करेंगी, ये भी कंटिन्यूसली मूव करती है, ये वेपर भी क्या करती है, कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है। वेपर विल आल्सो मूव, ऐसे मूव कर रही है कंटिन्यूसली एनर्जी के साथ। जब मूव कर रही है तो कुछ वेपर तो ऐसे भी मूव कर रही होंगी इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ऐसे भी मूव कर रही होंगी वर्टिकल डायरेक्शंस में, ऐसा होगा ना, मूवमेंट तो हर डायरेक्शन में होगा। हर किसी वेपर की अलग अलग एनर्जी है, वाटर वेपर्स जो है हर किसी की एनर्जी क्या है, अलग अलग। तो ऐसे भी मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी मूव करेंगे। कुछ वाटर वेपर्स अगेन कोशिश करेंगी कहाँ पे आने की, इसके अंदर आने की दोबारा से, क्योंकि मूवमेंट तो डाउनवर्ड भी हो रहा है ना, इस वजह से। और कुछ वेपर कहाँ पहुंच जाएंगी, ऊपर पहुंच जाएंगी, कुछ वेपर चली गई ऊपर ऐसे। तो कुछ वेपर तो नीचे आ गई दोबारा से सिस्टम में, और कुछ वेपर कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएंगी। अब जो वेपर्स, जो वाटर के वेपर्स ऊपर चले गए, ऊपर जाते जा रहे हैं वाटर के वेपर्स, जैसे जैसे हम ग्राउंड सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर क्या करेगा, डाउन होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, डाउन होगा टेम्परेचर ना। टेम्परेचर क्या करता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं कम होता जाता है। इनफैक्ट इसकी एक वैल्यू भी है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के आसपास इसकी वैल्यू है, इतना डिग्रीज करता रहता है इस हिसाब से। तो ऊपर जाते जा रहे हैं वेपर्स, अब टेम्परेचर डाउन होता गया। अभी टेम्परेचर बढ़ने से वाटर किस में कन्वर्ट हुआ था, वेपर्स में। जब टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से। वेपर अगेन किस में कन्वर्ट होंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से। तो ये वेपर कन्वर्ट हो गई लिक्विड्स में दोबारा से, वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब जब वाटर फिर से, जो वेपर था वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, पानी मतलब दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका, बट वो जो अभी लिक्विड ड्रॉप्स हैं वो अभी तक अभी डायरेक्टली नीचे सरफेस पे नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती है सरफेस पे नीचे, क्योंकि विंड जो है, विंड उनको नीचे नहीं आने देती। विंड उनको कंटिन्यूसली क्या रखेगी, मोशन में रखेगी, हवा में घुमाती रहेगी अपने साथ। वो विंड जो है उनको नीचे नहीं आने देगी लिक्विड ड्रॉप्स को, वो कहाँ पे घूमते रहेंगे, एयर में ही घूमते रहेंगे। अब वो जो लिक्विड के ड्रॉप्स हैं वो किसके ऊपर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल घूम रहे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे साइज के पार्टिकल जो कंटिन्यूसली घूम रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड फॉर्म में। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो कि विंडो से कभी सनलाइट को पास करते हुए देखना, उस सनलाइट में दिखाई देंगे छोटे छोटे पार्टिकल घूमते हुए, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल घूमते ही रहते हैं हमेशा। तो वो जो वेपर किस में कन्वर्ट हो गई है ऊपर जाके, लिक्विड में। वो जो लिक्विड है वो किसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, पार्टिकल्स के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा पार्टिकल्स के ऊपर। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल थे ना, इस तरह से इनके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर। और ये प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूसली, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। और यहाँ पे क्या इकट्ठा होता रहेगा, लिक्विड इकट्ठा होता रहेगा यहाँ पे। और इसी को क्या कहते हैं हम, ये क्लाउड्स हैं आपके पास, दिस इज क्लाउड एक्चुअली, ठीक है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड आ गया आपके पास ना। अब ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स, कुछ क्लाउड्स तो क्या करेंगे आपके पास, अगेन जब अब ये जो क्लाउड बने ना यहाँ पे, जब इन क्लाउड्स के अंदर, ये क्लाउड्स भी अपने अंदर एक मैक्सिमम कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर ही होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कितना भी वाटर अपने अंदर होल्ड कर लेंगे, भाई वाटर होल्ड करने की भी कैपेसिटी है क्लाउड की भी। जब पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना, ये क्लाउड क्या करेगा, सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा, किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। अब पानी का नीचे आना, पानी का ग्राउंड सरफेस से नीचे आना एटमोस्फेयर में से, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। पानी ग्राउंड सरफेस पे से नीचे आ रहा है,
एटमोस्फेयर में से, इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन कह रहे हैं। ग्राउंड सरफेस पे आ रहा है एटमोस्फेयर में से, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो आया समझ प्रेसिपिटेशन कैसे होगा? अभी पानी नीचे आ गया ना, पूरा का पूरा नीचे जमीन पे आ चुका है, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब कुछ क्लाउड्स तो यहीं पे ही बारिश करा देंगे, और कुछ क्लाउड क्या करते हैं, विंड भी तो चल रही होगी ना, इस विंड के साथ में आगे आ जाएंगे मूव करके, ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे आगे मूव करके, और कहाँ बारिश करवाएंगे? कहीं लैंड के सरफेस पे बारिश करा देंगे, ऐसे कहीं लैंड के सरफेस पे बारिश करा देंगे, ऐसी सिस्टम चलता है। ये सिस्टम है इसका, बताओ। सो ये था पॉइंट आपके पास। अब नेक्स्ट क्या होता है सिस्टम, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब क्या हुआ, क्लाउड बन गए, ठीक है, वो तो आगे की कहानी बता दी मैंने क्लाउड की, बट अभी आपको जहाँ पे जो मेनली देखना है वो यही पार्ट आपका मेन कंसर्न है कि वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। अब वो वेपर्स क्या कर रही हैं, वो भी मूव कर रही हैं, कुछ वेपर नीचे आने की भी कोशिश करेगी, कुछ ऊपर चले जाएगी, ऊपर जाके कंडेंस हो गए, क्लाउड्स बन गए, बारिश हो जाएगी, ऐसे चलता है सिस्टम आपके पास। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो वेपर्स है ना, ये वेपर नीचे आने की कोशिश कर रही थी ऐसे, इस तरह से वेपर्स इस लिक्विड के सरफेस पे, ये जो लिक्विड है ना, इसके सरफेस पे क्या अप्लाई करवाएंगी? जब नीचे आने की कोशिश करेंगे तो क्या प्रेशर अप्लाई करेंगी क्या? भाई जब ये नीचे आने की कोशिश कर रही हैं वेपर्स, तो ये वेपर इस लिक्विड के सर पे प्रेशर लगाएंगी क्या? लगाएंगी प्रेशर लगाएंगी। अब ये जो प्रेशर, ये जो वेपर्स लगा रही है ना, ये जो वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में सरफेस के आसपास, ये वेपर्स इस सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही हैं, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये एक्चुअल वेपर प्रेशर है, एक्चुअली जो लग रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअल वेपर प्रेशर है जो एक्चुअली लग रहा है यहाँ पे वेपर प्रेशर। एक आएगा आपके पास सैचुरेशन वेपर प्रेशर, एक टर्म क्या आएगी? सैचुरेशन वेपर प्रेशर आएगी। तो एक्चुअल वेपर प्रेशर तो वो था कि जो एक्चुअली यहाँ पे वेपर प्रेजेंट थी, वो प्रेशर कितना लगा रही है सरफेस के ऊपर, इसको तो क्या कहते हैं? एक्चुअल वेपर प्रेशर कहते हैं। एक होगा आपके पास सैचुरेशन वेपर प्रेशर। सैचुरेशन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे आसपास की जो सराउंडिंग है ना, ये सराउंडिंग में ऐसा नहीं कि कितनी भी वेपर्स जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग में आप कितनी भी वेपर्स भेज सकते हो। इस एयर की, ये जो यहाँ पे एयर है ना, उसकी भी एक कुछ लिमिट है, फिक्स लिमिट है कि ये इससे ज्यादा वेपर्स को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाएगी। आया समझ पॉइंट? इस जैसे कि क्लाउड की लिमिट थी ना कि जब क्लाउड भी एक मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर ही होल्ड कर सकते हैं, सेम ये जो यहाँ पे एयर थी ना, इस एयर की भी एक मैक्सिमम लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है कि ये एयर इससे ज्यादा अपने अंदर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाती। और जिस समय पे एयर के अंदर जितना मैक्सिमम वो वेपर्स होल्ड कर सकती थी, उतनी वेपर पहुंच गई, सपोज जिस समय एयर के अंदर जितना वो मैक्सिमम वेपर होल्ड कर सकती थी उतनी वेपर पहुंच गई ना, अब उसको कहते हैं कि एयर आपकी पूरी तरह से सैचुरेट हो रखी है। एयर क्या हो रखी है? पूरी तरह सैचुरेट हो रखी है। अब वो एक तरह से वेपर्स की मैक्सिमम वैल्यू कि कितना मैक्सिमम वेपर एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, इसको आप क्या कह रहे हो कि एयर जो है पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी है। अब सपोज करो एयर जब पूरी तरह सैचुरेट हो जाएगी, प्रेशर तो वो अब भी लगाएगी, सरफेस पे लगाएगी ना प्रेशर। अब जब एयर पूरी तरह सैचुरेट हो गई, उस केस में वो जो प्रेशर लगा रही है, इसको कहते हैं सैचुरेशन वेपर प्रेशर। आया समझ पॉइंट? सो दो पॉइंट बताए, एक सैचुरेशन वेपर प्रेशर और दूसरा एक्चुअल वेपर प्रेशर। एक्चुअल वेपर प्रेशर तो एक्चुअली जो वेपर प्रेजेंट है वहां पे, वो जो प्रेशर लगा रही है उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल वेपर प्रेशर कहते हैं। और सैचुरेशन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? जब एयर पूरी तरह सैचुरेट हो गई, उस केस में जो वेपर्स प्रेशर लगा रही हैं, जब एयर पूरी तरह सैचुरेट हो गई वेपर्स से, उस केस में जो प्रेशर लगा रही है वेपर्स कहाँ पे? सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन वेपर प्रेशर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन वेपर प्रेशर, को सैचुरेशन वेपर प्रेशर कह देते हैं। आया समझिए दोनों पॉइंट? सो एक्चुअल वेपर प्रेशर की एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू तो है सैचुरेशन वेपर प्रेशर। एक्चुअल वेपर प्रेशर तो जो एक्चुअली जब जितनी वेपर थी वो जो प्रेशर लगा रही है उसको एक्चुअल वेपर प्रेशर बोल दिया। अब सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या है? जब एयर पूरी तरह सैचुरेट हो गई, मतलब जितनी मैक्सिमम वेपर आ सकती थी, उस समय जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो एक्चुअल वेपर प्रेशर की तरह से मैक्सिमम वैल्यू तो होगी वो। हाँ, आया समझिए पॉइंट? ये था मतलब आपके पास एक्चुअल वेपर प्रेशर या फिर सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके पास। अब सपोज एयर की कुछ ना कुछ मैक्सिमम लिमिट है, कितना वो वेपर अपने अंदर होल्ड कर सकती है। जब उसके अंदर वेपर्स की क्वांटिटी इतनी पहुंच जाए कि जितना वो मैक्सिमम होल्ड कर सकती थी, इसका मतलब यह है एयर आपकी पूरी तरह सैचुरेट हो चुकी है। और इसी को हम कहते हैं 100% ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी कितनी है? 100%, मतलब मैक्सिमम वेपर जितने आ सकते हैं एटमॉस्फेयर में उतनी प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी तो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, ह्यूमिड कंडीशन है बहुत ज्यादा।
ह्यूमिडिटी 60% है, सपोज मैंने बोल दिया ह्यूमिडिटी कितना है 60%, क्या मतलब है इसका? 60% एयर सैचुरेट है, मैक्सिमम जो वेपर्स आ सकती थी उसका जस्ट 60% ही अभी वेपर वहां पे प्रेजेंट है। आया समझ क्या मतलब है? 60% ह्यूमिडिटी का आपको बोल दिया 70% ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब 70% एयर ही सैचुरेट है किससे? वेपर से। 70% एयर ही सैचुरेट है किससे? वेपर से। तो ये पॉइंट है सारे के सारे आपके पास। ह्यूमिडिटी का मतलब आया समझ क्या मतलब होता है ह्यूमिडिटी? बताओ। अब सपोज करो अगर ह्यूमिडिटी को 100% कर दें पूरा, ह्यूमिडिटी कितनी हो गई 100% हो गई, तो अगर ह्यूमिडिटी 100% है, क्या इन दैट केस कोई इवेपोरेशन पॉसिबल है? क्यों? अगर ह्यूमिडिटी 100% होगी तो क्या इस केस में कोई इवेपोरेशन पॉसिबल है क्या? वेपर ऊपर ही नहीं जा पाएंगी, जगह ही नहीं है ना एयर में होल्ड करने की उसको। भाई वेपर जा कहाँ रही है? एयर में जा रही है, बट एयर में जगह ही नहीं है उसको होल्ड करने की, तो कहाँ इवेपोरेशन हो जाएगा? नहीं हो रहा ना। सो अगर ह्यूमिडिटी कितनी कर दो आप 100% करा दो, इन दैट केस कोई किस तरह का इवेपोरेशन पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट आया समझ? सो ये सारी चीज क्लियर है क्या? बेसिक्स जो बताए थे अभी। इवेपोरेशन क्या फिनोमिना है, एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी के बहुत सारे तरीके आए आपके पास में। सनलाइट से एनर्जी मिल गई, कुछ एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाती है, उसको भी यूज कर लेते हैं। कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, कोई बाहर आ जाते हैं वेपर के फॉर्म में निकल के। वेपर के फॉर्म में आने के बाद में वेपर्स भी मूव करती रहती हैं, कुछ वेपर नीचे आने की कोशिश करेंगी, कुछ ऊपर जाएंगी। वेपर सरफेस पे प्रेशर लगाती है, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं, एक्चुअल वेपर प्रेशर। जब एयर पूरी तरह सैचुरेट हो जाए उसको सैचुरेशन वेपर प्रेशर बोल देते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स हैं ना आपके पास। ऊपर कुछ वेपर जो ऊपर चली गई, वो एक हाइट पे जाके जब टेम्परेचर डाउन करता जाएगा कंडेंस हो जाएंगी। कंडेंस हो जाएंगी मतलब वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? फिर से लिक्विड में। लेकिन वो लिक्विड अभी नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि एयर जो विंड जो है ना उसको आने नहीं देती नीचे। वो कहाँ पे घूमता रहेगा? यहाँ इस एटमोस्फेयर में घूमता रहेगा वो जो लिक्विड है, और किसके ऊपर इकट्ठा होता जाएगा? इन पार्टिकल्स के ऊपर इकट्ठा होता जाएगा, और धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहेगी। क्या बनते जाएंगे आपके पास? क्लाउड्स बनते जाएंगे। कुछ क्लाउड यहीं पे प्रेसिपिटेट कर देंगे, मतलब कुछ क्लाउड्स पानी के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे यहीं पे। कुछ क्लाउड्स का पानी इसी सरफेस के ऊपर आ जाएगा नीचे। अब पानी के नीचे आने को एटमोस्फेयर में से क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पानी का नीचे आना ग्राउंड सरफेस पे एटमोस्फेयर में से, इसको बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। कुछ क्लाउड्स आगे पहुंच जाएंगे, कहीं और जाके लैंड के सरफेस पे जाके प्रेसिपिटेशन करवाएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी आपके पास में इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, कैसे चलती है चीज, वो बताया जस्ट। बताओ। हम्म इसको बना लो और उसके बाद लिखेंगे इसमें पॉइंट ना फिर। हाँ वो उसमें रिकॉर्डिंग शायद मैंने ये लगा रखा है एक्चुअली, उसमें कनेक्ट है। एक बार आप बुला दो। लिख लिया? सो लिखो जरा। इवेपोरेशन हेडिंग क्या है आपके पास? इवेपोरेशन है। इट इज अ प्रोसेस इन विच, इवेपोरेशन में लिखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which liquid changes to it is a process in which liquid changes to gaseous state.
It is a process in which liquid changes to gaseous state at the free surface. At the free surface. Liquid changes to gaseous state at the free surface below boiling point. Below boiling point. Below boiling point through the transfer of heat energy. ऐसे लिखो सिंपल, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. हीट मत लिखना वहां पे, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. आया है पॉइंट समझ? ऐसा ही तो हो रहा है. लिक्विड चेंज कर रहा है किसके अंदर? गैसेस स्टेट के अंदर. अब ये दो तरीके हो सकते हैं गैसेस स्टेट में बदलवाने के. या तो आप उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट कर दो, तब भी तो बदल जाएगा गैसेस स्टेट में. लेकिन ये काम बॉइलिंग पॉइंट पर थोड़ी हो रहा है. ये क्या हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करा है इसको? नहीं, उससे पहले वो वेपर में कन्वर्ट हो गया. तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट है वो चीज. बॉइलिंग पॉइंट पे जाके भी कन्वर्ट करवा सकते हो गैसेस स्टेट में, बट ये चीज कहाँ पे चल रही है? ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट थी. ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट थी. कैसे? एनर्जी ट्रांसफर करने से, बाय ट्रांसफरिंग दी एनर्जी. एनर्जी तो ट्रांसफर हुई थी यहाँ पे पार्टिकल्स को. ठीक है, आगे लिखो पॉइंट अब. These molecules are in constant motion. The molecules are in constant motion. The molecules are in constant motion. The molecules are in constant motion with a wide range of instantaneous velocities. Are in constant motion. Molecules are in constant motion with wide range of instantaneous velocities. With wide range of instantaneous velocities. With wide range of instantaneous velocities and an additional transfer of energy. And an additional transfer of energy. And an additional transfer of energy to them cause an increase in average speed. Cause an increase in average speed. Cause an increase in average speed. Cause an increase in the average speed due to which some of the water molecules average speed due to which some of the water molecules leave the surface of water. Due to which some of the water molecules leave the surface of water. Leave the surface of water due to sufficient kinetic energy. Due to sufficient kinetic energy. Due to sufficient kinetic energy. Due to sufficient kinetic. अभी पढ़ के देख लीजिए पॉइंट एक बार ना, समझ में आ जाएगा खुद से. वही सारी चीज लिखा रखी है. आया समझ? क्लियर है पॉइंट? बोलो. चलो ठीक है, अब आगे लिखो. ये पॉइंट बताया था इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना होता है? कूलिंग फिनोमिना है. देखो, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमिना इन विच evaporation is a cooling phenomena in which latent heat of vaporization
in which latent heat of vaporization is provided by the medium itself, तो आया समझ? ये बताया था पॉइंट अभी कि जो हीट एनर्जी होती है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? खुद मीडियम ही तो प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, पानी तो मीडियम था यहाँ पे भाई। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कितनी एनर्जी चाहिए पार्टिकल को बाहर जाने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव आउटसाइड द सरफेस, सरफेस से बाहर जाने के लिए। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो एनर्जी चाहिए थी उनको, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? खुद मीडियम ही तो प्रोवाइड करवा रहा है। मीडियम खाली जिंदगी भर वाटर थोड़ी चलता रहेगा, मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम ही प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पे मीडियम कौन है अभी? वाटर है। सो आपने देखा यहाँ पे वाटर की बॉटम पे कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी ना, उसी एनर्जी को यूज कर लिया था किसने? पार्टिकल से बाहर जाने के लिए, पानी के पार्टिकल ने बाहर जाने के लिए यूज कर लिया था। तो मीडियम ने ही क्या प्रोवाइड करवाई? एनर्जी प्रोवाइड करवाई ना। एनर्जी प्रोवाइड करवाई किसने? मीडियम ने ही। अब एनर्जी प्रोवाइड करा दी मीडियम ने, मीडियम का टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। मीडियम का टेम्परेचर जो है अब डाउन होता जाएगा। तो ये पॉइंट था आपके पास, बताओ आया समझ? चलो आगे लिखो पॉइंट। फॉर वाटर latent heat of vaporization, for water latent heat of vaporization is equal to 585 कैलोरी पर ग्राम। अब ये आया समझ में कि लगभग 1 ग्राम पानी को बाहर भेजने के लिए लगभग कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 585 कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो वैल्यू बताइए आपको जस्ट, ठीक है? चलिए ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे जरा। सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी व्हाट? लिखो जरा एग्जांपल्स, लिखो कुछ एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन, फिनोमेना, एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन फिनोमेना। एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन फिनोमेना, कुछ एग्जांपल लिखो जरा। फर्स्ट, disappearing of water sprinkled on hot roof, HOT, hot roof, ROOF, hot roof, disappearing of water sprinkled on hot roof। सेकंड लिखो एग्जांपल, अभी समझते हैं आराम से ना। our body cools down, सेकंड एग्जांपल है our body cools down after sweating in summers, next, drying of clothes on hot sunny day, next, we feel comfortable in cotton clothes in summers, अब इनको समझो जरा। सारे के सारे जो एग्जांपल है ना इवेपोरेशन के, सब इसी से रिलेटेड है जो प्रोसेस अभी बताई। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? डिसअपियरिंग ऑफ द वाटर स्प्रिंकल्ड ऑन द रूफ। अब देखो क्या होता है, जैसे इधर प्लेन रीजन के साथ जैसी कंडीशन है, जैसे ये यूपी साइड पे गर्मियों में क्या करते हैं, शाम के टाइम लोग छत पे पानी डाल देंगे,
ठीक है, और रात को टाइम वहां पर सोते हैं जाके मस्त। सो शाम के टाइम क्या करा, पानी डाल दिया छत पे, पानी क्या करेगा थोड़ी देर में सूख जाएगा, सूख जाएगा ना, और उसके बाद क्या करेंगे वहां पे सोएंगे आराम से। अब ऐसा क्या होता है, उसके बाद छत ठंडी हो जाती है, पानी क्या करेगा, पानी डाल दिया आपने, छत क्या, पानी क्या कर जाएगा, वो इवापोरेट कर जाएगा। अब पानी है, पानी तो इवापोरेट करेगा ना, लेकिन जब पानी को इवापोरेट करने के लिए आपको इतना तो पता है एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी का ये भी पता है हमें, एनर्जी पानी सिस्टम से लेना शुरू कर देता है। हमने पानी डाला छत पे, छत के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर थी, हीट एनर्जी स्टोर थी। कैसे, जो दिन भर जो सन की रेस थी उसकी वजह से छत में क्या हो रखा था, एनर्जी स्टोर हो रखी थी। पानी को एनर्जी चाहिए थी बाहर जाने के लिए, पानी ने उस एनर्जी को कहां से लेना शुरू कर दिया, छत में से लेना शुरू कर दिया, रूप में से। अब छत में से एनर्जी यूज होती गई, छत में से एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी किस फॉर्म में थी, टेम्परेचर के फॉर्म में, टेम्परेचर क्या करता जाएगा, डाउन होता जाएगा, छत क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये पॉइंट आया समझ में, देखो आया समझ कैसे लिंक हो रही है इसी से, तो है सारी की सारी चीजें। तो ये एग्जांपल था, व्हाई आवर बॉडी कूल्स डाउन आफ्टर स्वेटिंग, ऐसे है। नेक्स्ट, ये देखा होगा कि जैसे रनिंग करके आते हैं, भाग के आते हैं, उसके बाद में पसीना आया, पसीना आने के कुछ टाइम बाद जब पसीना सूख जाता है तो बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसका क्या रीजन है, यही रीजन है, पसीना था, अब एक तरह से लिक्विड ही तो आ गया, अब वो क्या करेगा बॉडी में से, इवापोरेट भी करेगा, इवापोरेट करेगा ना। अब उसको इवापोरेट, पसीना है लिक्विड ही तो है, तो वो क्या करेगा बॉडी में से, तुम कहते हो पसीना सूख गया है, सूखने का मतलब क्या है, एक तरह से इवेपोरेट कर गया वो। अब जब उसको इवेपोरेट करना था तो उसको एनर्जी तो चाहिए थी, एनर्जी कहाँ से आएगी, बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वही एनर्जी को यूज करना शुरू कर देगा। अब बॉडी में से एनर्जी यूज होती चली गई, हीट एनर्जी यूज होती चली गई, बॉडी क्या होने लग जाएगी, कूल डाउन होने लग जाएगी। ये पॉइंट आया समझ, देखो ये फिर से एप्लीकेशन है। और क्या होता है, कपड़ों का सूखना, ये तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, कपड़े सूखना गर्मियों में, ये किसका एग्जाम्पल है, एक सिंपल इवेपोरेशन फिनोमेना तो है, पानी इवेपोरेट तो करता है। तुम कपड़ों को, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक कपड़ों को ऐसे बिल्कुल बांध कर सूखने के लिए डाल दो, और बिल्कुल एक तरह से ओपन फैला के सुखाओ उनको, कौन सी केस में जल्दी सूखते हैं, जिसमें खोल के फैलाओगे बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि एरिया क्या करा दिया आपने, एरिया बढ़ा दिया, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में जो था वो एरिया जैसे ही बढ़ा, पानी जल्दी कहाँ जाएगा, इवेपोरेट जल्दी करेगा पानी, जल्दी सूख जाएंगे कपड़े, ऐसा ही तो होता है। वाई वी फील कंफर्टेबल इन कॉटन क्लोथ इन समर्स, उनके अंदर वॉइड्स होते हैं, कॉटन क्लॉथ में क्या होते हैं, वॉइड होते हैं छोटे छोटे, उनमें से पानी क्या कर रहा होता है, जो भी पसीना आ रहा होता है वो बहुत इजीली इवेपोरेट कर जाता है, कूल डाउन हो जाएगी बॉडी, इसीलिए ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है समर्स में कॉटन क्लोथ्स में। आया समझ पॉइंट, बताओ। ये सारे एप्लीकेशन थे आपके किससे रिलेटेड, इवेपोरेशन से रिलेटेड, कि कहां कहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली इवेपोरेशन की एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आया आपके पास में, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, rate of evaporation is dependent on, rate of evaporation is dependent on, rate of evaporation is, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन के रेट को, इवेपोरेशन जो हो रहा है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ द इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये चीज डिस्कस करनी है। लिखो जरा पॉइंट लिखो फर्स्ट। सो फर्स्ट आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट पॉइंट आएगा, लिखो इसमें सरफेस एरिया, या ऐसे लिखो पहले, विंड विंड वेलोसिटी लिखो फर्स्ट फैक्टर, विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी। कैसे फर्क पड़ेगा विंड वेलोसिटी का इवेपोरेशन पे, हाँ इंक्रीज करेगा, कैसे, ज्यादा वेपर्स को, विंड का मतलब है, विंड ज्यादा चलने का मतलब है विंड स्पीड ज्यादा है, यहाँ पर जो वेपर थी ना सरफेस पे, उनको सबको आगे लेके चल जाएगी विंड। आया समझ पॉइंट, भाई विंड चल रही है आसपास, सरफेस के आसपास, तो यहाँ पे वेपर जो बनी थी, इन सारी वेपर्स को कहाँ लेके चल जाएगी विंड, आगे लेकर चली गई, आगे लेके चली गई विंड इन वेपर्स को, यहाँ पर फिर से वेपर क्या हो गई, सारी की सारी ये जगह खाली हो गई, यहाँ पे फिर से वेपर्स आ जाएंगी, फिर से विंड जा रही है, फिर इनके आगे लेके चल जाएगी, इनको फिर से यहाँ पे क्या करेंगी, वेपर्स आती रहेगी। तो आया समझ में इवेपोरेशन क्यों बढ़ रहा है, विंड वेलोसिटी बढ़ने से। अगर एटमॉस्फेयर में वेपर होल्ड करने, पहले वेपर प्रेजेंट थे ना एटमॉस्फेयर में, और वो एक लिमिटेड वैल्यू ऑफ वेपर ही होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर। अब तुमने क्या करा, तुमने जैसे विंड थी ना, विंड ने यहाँ पे ये जो वेपर ऑलरेडी थी यहाँ पे, इन सबको कहाँ लेके जाएगी विंड,
आगे लेकर जाएगी। तो यहाँ से सारी की सारी जगह फिर से खाली हो गई। अब इसमें क्या है, फिर से वेपर्स आ सकते हैं, सो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ऐसे समझ में आ रहा है? आया पॉइंट समझ क्या मतलब है? सो क्या इफेक्ट है, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट है। लिख लीजिए टेम्परेचर, क्या था आपके पास में, विंड था ना, लिखो वेपराइजेशन रेट, वेपराइजेशन रेट increases, vaporization rate increases due to faster wind, vaporization rate increases due to faster wind, due to faster wind as it removes, as it removes all the water vapors, as it remove all the water vapors present above the surface, as it removes all the water vapor present above the surface, as it removes all the water vapors present above the surface. आ गया पॉइंट समझ पढ़ के? ये पॉइंट आया पढ़कर समझ? as it removes all the water vapors present above the surface. आगे लिखो नेक्स्ट, this increase in vaporization rate continues, this increase in vaporization rate continues only up to a critical velocity, only up to a critical velocity. This increase in vaporization rate continues only up to a critical velocity, and any further increase in velocity, and any further increase in velocity, and any further increase in velocity will not affect, any further increase in velocity will not affect the evaporation, will not affect the evaporation, will not affect the evaporation. क्या मतलब इस पॉइंट का? जैसे ये पॉइंट बताया कि भाई विंड वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, इवेपोरेशन जो है ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन ये जो इवेपोरेशन के बढ़ने का जो रेट है ना, मतलब जो इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप वेलोसिटी को कितना भी बढ़ाते रहो विंड की, वो बढ़ता ही रहेगा हमेशा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ से सरफेस पे से सारी की सारी वेपर्स को आगे कैरी करने के लिए कुछ एक विंड की रिक्वायरमेंट थी हमें, विंड वेलोसिटी की। एक विंड वेलोसिटी ऐसी होगी जिसपे सारे के सारे वेपर क्या कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। और जिस समय वेपर सारे के सारे आगे निकल गए, उस समय तुम्हें मैक्सिमम इवेपोरेशन मिल जाएगा, है ना। तुम उस विंड वेलोसिटी से जो कि सरफेस पे से आगे इनको कैरी करने के लिए चाहिए थी, उससे भी ज्यादा बढ़ाओ विंड की वेलोसिटी, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वेपर तो ऑलरेडी जा चुकी सारी की सारी, वेपर तो ऑलरेडी निकल गई ना सारी आगे, तो तुम उससे आगे बढ़ाते रहो कितनी भी विंड वेलोसिटी, क्या फर्क पड़ेगा उससे? बताओ, आया समझिए पॉइंट? तो जो विंड वेलोसिटी बढ़ाने से वेपराइजेशन बढ़ रहा है, वो सिर्फ एक क्रिटिकल वेलोसिटी तक ही बढ़ता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक विंड वेलोसिटी ऐसी थी जिस पर ये सारी की सारी निकल गई वेपर्स, तुम उससे ज्यादा भी अगर बढ़ाओगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा ना फर्क। सो कैसा बनेगा आपके पास में कर्व, बढ़ता रहेगा पहले और फिर क्या हो जाएगा बाद में, ऐसे कांस्टेंट सा हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा कर्व। इसमें लिख लो जरा ना, ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आके क्या होगी कंडीशन, ये कांस्टेंट हो रखा है। इधर इवेपोरेशन है, और ये क्या हो गया आपके पास, ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे ऐसा हुआ, क्रिटिकल विंड वेलोसिटी। क्रिटिकल विंड मतलब जिस वेलोसिटी पे आके मैक्सिमम हो गया उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल विंड वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल विंड। सो एक पॉइंट आया। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लिखो टेम्परेचर। विंड हो गया ना, सेकंड है आपके पास में टेम्परेचर। क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर में? से क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन होगा, लिखो
टेम्परेचर, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, सिंपल क्या लिखना है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। बताओ आया समझ? टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी सप्लाई होगी, पार्टिकल ज्यादा जाएंगे इजीली। ओके, थर्ड लिखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड फैक्टर है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या फर्क पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इवापोरेशन पे? जितना जितना प्रेशर कम उतना ज्यादा इवापोरेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि वो प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगाता है तुम्हारे ऊपर, एटमॉस्फेयर तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है बट तुम्हें फील नहीं होता, क्यों? तुम्हारे कंपैरिजन में बहुत कम है, बैलेंस कर रखा है उसको बहुत। तो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा होता है तुम्हारे ऊपर। इसी तरह से एटमॉस्फेयर किसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा? इस वाटर के सरफेस पे भी तो प्रेशर लगा रहा होगा। एटमॉस्फेयर में वो जो छोटे छोटे पार्टिकल घूम रहे हैं वो सब किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे? इस पानी के सरफेस पे प्रेशर लगा रहे होंगे वो। एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं आपका जी, आपका एफएम का टॉपिक है पूरा का पूरा ना, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब चीजें। तो एटमॉस्फेयर भी क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है ना वो सब कहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं? इसके सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं। अब जब ऊपर से इसको कोई दबा रहा है ना, तो वेपर यहाँ से जाएंगी कि इतना इजीली बाहर निकल के? नहीं जा पाएंगी ना, तो क्या हो जाएगा, वेपोरेशन कम होगा ना। हाँ कम होगा, लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस ऐसे लिख लो सिंपल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, सॉरी। अब फोर्थ लिखो जरा, फोर्थ फैक्टर क्या है? फोर्थ फैक्टर है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। सो द फोर्थ फैक्टर इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है फोर्थ। अभी क्या पहले रफ में लिख रहे हो और फिर घर जाकर फिर इससे क्या मतलब फायदा निकल रहा है? हाँ, और वो डबल डबल टाइम भी तो तुम खर्च कर रहे हो उधर, रिवाइज हो रहा है। अभी तो एक सब्जेक्ट चल रहा है इसलिए रिवीजन बढ़िया लग रहा है, तो ऐसे करना। कल जाकर 2 सब्जेक्ट होंगे, तो मतलब पहले 2 घंटे यहाँ पे लिखो बैठ के, फिर 2 घंटे घर पे जाके बैठ के लिखो। या ये यहाँ पे राइटिंग सुंदर नहीं आती फिर, या कहीं से प्रदर्शनी में भेजनी है क्या कॉपी, कहीं पर दिखाने में कि भाई यहाँ इसको भेज देते हैं कहीं पे, देखो इसके बेस पे हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, कॉपी कितने सुंदर नोट्स बना रखे हैं। अब जैसा लिखना है क्लास में लिखो, वही ठीक है, इस तरीका है, टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं है, सिंपल ये कि पहले यहाँ पे लिखा फिर उसको घर पे। अब रिवीजन में कितना टाइम चाहिए घर पे? 2 घंटे रिवीजन हो जाना चाहिए 15-20 मिनट में बस। ऊपर ऊपर से नजर मारनी है खाली, रिवीजन का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि इसको 2 घंटे तक थ्योरी रटने में लगे पड़े हैं वहाँ पे घर पे जाके। वो तो टाइम लगाना है क्वेश्चन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में, 2 घंटे का जो तुम लगा रहे हैं ना टाइम घर पे की लिख रहे हैं उसको बैठकर। रिवीजन का तो मतलब है जितना यहाँ पे समझना है यहीं पे समझ लो क्लास में बस, जो भी याद करना है जो भी पढ़ना है घर पर जाकर 15 मिनट में देखना है बस उसको ऊपर ऊपर से बस। तो जो लिखना है यहीं पे लिखो, फेयर में क्लास में बिल्कुल लिखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले रफ में लिखेंगे फिर उसको घर पर जाकर फेयर करेंगे, वो सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी रियलाइज नहीं होगा, कुछ टाइम बाद खुद रियलाइज कर लोगे इस चीज को कि टाइम का वेस्टेज है। सो क्या था, वेपर प्रेशर था, लिखो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली, अगर कुछ छूट जाता है तो उसको दोबारा रिपीट करवाओ ना, अगर कुछ छूट रहा है स्पीड की वजह से उसको बोल दो कि यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया, इसको दोबारा रिपीट कर दो, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं तुम्हें कि भाई नहीं रिपीट नहीं करेंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू difference between is directly proportional to difference between saturation vapor pressure is directly proportional to difference between saturation vapor pressure and actual vapor pressure is directly proportional to difference between saturation vapor pressure and actual vapor pressure।
ऐसे। यहाँ से आया समझ में? ये EW क्या है? सैचुरेशन वेपर प्रेशर है। अभी बताया था सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या था, और ये बताया था क्या होता है, एक्चुअल वेपर प्रेशर है। इनके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास क्या, इवापोरेशन। अब समझो खुद से, अगर डिफरेंस बढ़ रहा है इनका, दैट मींस इवापोरेशन बढ़ रहा है। यही तो समझ में आ रहा है। इनका डिफरेंस कब बढ़ेगा, जब ये वाली चीज कम होगी। एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एक्चुअल वेपर प्रेशर के कम होने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे वेपर्स क्या है, कम है, यहाँ पे वेपर कम है, यही तो मतलब है। अगर यहाँ पे वेपर कम है, दैट मींस इसका मतलब क्या है कि आराम से यहाँ से वेपर्स बाहर निकल जाएंगी। इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा ना भाई। इनका डिफरेंस बढ़ेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा निकल कर आएगा। डिफरेंस कब बढ़ेगा, जब ये क्या हो, कम हो। ये एक्चुअल वेपर प्रेशर कम है, दैट मींस यहाँ पे वेपर्स क्या है, कम प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे वेपर प्रेजेंट कम है तो मतलब स्पेस ज्यादा अवेलेबल है एयर में। एयर में स्पेस ज्यादा अवेलेबल है ना। अगर एयर में जगह ज्यादा खाली प्रेजेंट है तो वेपर यहाँ से आराम से बाहर जा सकती है। इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट आया समझ में, लिखो जरा। EW लिखो। EW होता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर। EW होता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर, और EA होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर। EA होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर। EW सैचुरेशन वेपर प्रेशर है, एंड EA क्या होता है, एक्चुअल वेपर प्रेशर है। ठीक है, और EL लिख लो। ये EL लिखा है ना यहाँ पे, EL भी लिखो। EL क्या होता है, EL क्या है आपके पास, रेट ऑफ इवेपोरेशन है। EL है रेट ऑफ इवेपोरेशन, mm पर आवर में। चलिए एक लिखो, इसमें 2 पॉइंट लिखो। वेपर्स प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, ऐसे लिखो, वेपर्स आर प्रेजेंट, वेपर्स आर प्रेजेंट, वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, and the pressure exerted by vapors, and the pressure exerted by vapors are present in atmosphere, are present in atmosphere, and pressure exerted by, and pressure exerted by vapors in air, and pressure exerted by vapors in air is called actual vapor pressure, is called actual vapor, is called actual vapor pressure. ठीक है, is called actual vapor pressure. Next, and if this air is fully saturated, and if this air is fully saturated, and if this air is fully saturated with these vapors, with these vapors, with these vapors, with these vapors, in this case the pressure exerted, in this case the pressure exerted, in this case the pressure exerted, in this case the pressure exerted is called, in this case the pressure exerted is called saturation vapor pressure, is called saturation vapor pressure. तो आया समझिए दोनों चीज। in this case the pressure exerted is called saturation vapor pressure. अब हो गए दोनों टर्म्स क्लियर, एक्चुअल वेपर प्रेशर एंड सैचुरेशन वेपर प्रेशर। क्लियर है दोनों चीजें? चलिए ठीक है, ओके ठीक। अभी जस्ट एक चीज बताई थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, प्रेसिपिटेशन के लिए। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता था, पानी का ग्राउंड के सरफेस पे आना। कहाँ से, एटमोस्फेयर में से। पानी का ग्राउंड के सरफेस पे आना एटमोस्फेयर में से, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन के होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी नहीं होगी ना कंडीशन, तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि क्या कंडीशन है,
सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एटमॉस्फेयर में वेपर्स होने चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। ये पॉइंट आया समझ? एटमॉस्फेयर में क्या होने चाहिए? वेपर्स होने चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। अब वही वेपर तो ऊपर जाएंगे, अगर वेपर ही नहीं होंगे तो ऊपर क्या जाएगा फिर? तो एटमॉस्फेयर में क्या होने चाहिए? वेपर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो प्रेसिपिटेशन को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब प्रेसिपिटेशन होने के लिए टेम्परेचर डाउन होना चाहिए पहले। अभी तो देखा था आपने, ऊपर जब गए थे डाउन हुआ था टेम्परेचर, तो वो ड्रॉप्स बनी थी, फिर से किसके ऊपर चिपक गई थी वो जाके? पार्टिकल्स के ऊपर। तो टेम्परेचर डाउन भी तो होना चाहिए। अगर डाउन ही नहीं हो पा रहा टेम्परेचर, तो कैसे वो कंडेंस होंगी ऊपर जाके? नहीं हो पाएगी ना कंडेंस। सो एटमॉस्फेरिक की जो कंडीशन, एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, टेम्परेचर की जो कंडीशन है, वो कैसी होनी चाहिए? सपोर्ट करनी चाहिए किसको? सब प्रेसिपिटेशन को। तीसरा पॉइंट, एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट पार्टिकल भी तो होने चाहिए, छोटे छोटे पार्टिकल जो। अगर ये पार्टिकल ही नहीं है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्लाउड्स कैसे फॉर्म होंगे? किसके ऊपर रुकेंगे वो ड्रॉप्स फिर? आया समझ? ये भी पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है कि जो प्रेसिपिटेशन हुआ ना आपका, जो पानी आ रहा है नीचे, वो किसी भी केस में सरफेस तक तो आना ही चाहिए, बॉटम तक। ऐसा होता है कई बार कि जैसे जैसे बारिश हुई ना, बारिश का पानी रास्ते में से इवेपोरेट कर जाता है दोबारा। कई केसेस में क्या होता है, जैसे बारिश हो रही है, बारिश का पानी जमीन पे आने से पहले क्या हो जाता है, रास्ते में से इवेपोरेट कर जाता है। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा प्रेसिपिटेशन हुआ या नहीं हुआ? कैसे पता लग जाएगा हमें? इस केस में नहीं पता लगेगा ना। वो पानी आ रहा था लेकिन वो रास्ते में से वापस चला गया, हमें थोड़ी पता लग पाएगा प्रेसिपिटेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं पता लगा ना। सो सरफेस पे आना चाहिए वो प्रोडक्ट जो बन रहा है प्रेसिपिटेशन का। अगर नहीं आया ना सरफेस पे, आप उसको प्रेसिपिटेशन नहीं बोल सकते फिर। बताओ, आया समझ पॉइंट? चार कंडीशन बताई, कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होती है? एक तो वेपर्स होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर सपोर्ट करना चाहिए उसको। तीसरा, सफिशिएंट छोटे छोटे पार्टिकल होने चाहिए। और चौथा पॉइंट, नीचे तक आना चाहिए, ग्राउंड सरफेस तक आना चाहिए फ्लो करके, मतलब मूव करके। ये सब पॉइंट्स है आपके पास, तो इनको नोट करके लिख लेते हैं पॉइंट ना। कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशंस नेसेसरी फॉर प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट लिखो, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकंड लिखो, sufficient condensation nuclei, sufficient condensation nuclei, sufficient condensation nuclei। क्या होते हैं न्यूक्लियाइज? ये पार्टिकल्स को क्या बोल रहे हो आप? न्यूक्लियाइज बोल रहे हो। सफिशिएंट कंडेंसेशन मतलब एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट क्वांटिटी में छोटे छोटे पार्टिकल होने चाहिए, सफिशिएंट कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज। थर्ड, फेवरेबल वेदर कंडीशंस, फेवरेबल वेदर कंडीशंस, फेवरेबल वेदर कंडीशंस, फेवरेबल वेदर, फेवरेबल वेदर कंडीशंस थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ, precipitation should reach, precipitation should reach, precipitation should reach the earth surface, precipitation should reach the earth surface, should reach the earth surface। आया चारों कंडीशन समझ? तो ये प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का ग्राउंड के सरफेस पे आना, चाहे वो किसी भी तरह से आए। अभी चारों कंडीशन जरूरी है उसके होने के लिए, ठीक। चलो बताओ, आया समझ ये पॉइंट? ओके, तो कितने पॉइंट हो चुके थे फैक्टर्स में? 3, 4 हो गए। ओके, तो नेक्स्ट लिखो फैक्टर, नेक्स्ट सरफेस एरिया। हाँ सरफेस एरिया नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ, सरफेस एरिया नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या फर्क पड़ेगा इसका? जितना ज्यादा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा, एटमॉस्फेयर को ओपन होगा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। सो हायर इज द एक्सपोज सरफेस एरिया टू द एटमॉस्फेयर, उतना ज्यादा इवेपोरेशन। सो क्या रिलेशन है? डायरेक्ट ना, लिखो जरा। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया
exposed surface area directly proportional to evaporation, directly proportional to evaporation, directly proportional to evaporation. आया समझ? जैसे कोई कपड़े सुखाने वाले एग्जांपल से याद रख सकते हैं, तो उसको बिल्कुल ओपन करके सुखाओ और बिल्कुल ऐसे फोल्ड करके रख दो, कौन से केस में जल्दी होगा? ओपन वाले में। तो सरफेस एरिया तो बढ़ाया आपने जो कि एटमॉस्फेयर को एक्सपोज था, उतना ज्यादा इवेपोरेशन मिल जाएगा तुम्हें। बोलो ठीक, चलो 3 हो गए ना। सो एक पॉइंट लिखो इसमें, इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, इसके नीचे लिख लो इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन इज सरफेस, इज ए सरफेस फिनोमेना, इज ए सरफेस फिनोमेना, ओके, इज ए सरफेस फिनोमेना। अब ये देखना जरा, जैसे सपोज, एक मिनट ये देना, एक तो ऐसा सरफेस है, एक सरफेस है ये वाला, और एक सरफेस है ये वाला, ये वाला सरफेस है, 3 सरफेस है। ऐसा सरफेस है, ये वाला सरफेस है। कौन से केस में इवेपोरेशन ज्यादा होगा? कौन से वाले में ज्यादा होगा? फ्लैट वाले में। सरफेस एरिया जिसमें बढ़ेगा उसमें ज्यादा मिलेगा आपको इवेपोरेशन, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। किस में आ रहा है, कौन से केस में? इस वाले में देख लो जरा, जैसे सपोज ऐसी कंडीशन है कुछ, इसके लिए देख रहे हैं पहले ना, इस केस के लिए, ये वाले केस के लिए देख रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, आप ऐसे समझो जस्ट, ठीक है, इस तरह का केस है कुछ। जैसे ये वाली बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, सरफेस एरिया जो कि एक्सपोज्ड है वो सबसे मैक्सिमम निकल कर आएगा इस वाले केस में। इस वाले केस में जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम निकल कर आएगा। क्यों? अब इसको खुद से सोचो ऐसे, जैसे कि आपके पास में ऐसे कोई साइड थी, ऐसी थी कंडीशन ना, इसमें देख लीजिए, अगर आप जस्ट इसको देखेंगे उठा के, तो ये देखो ऊपर से सरफेस कैसा हो गया। हाँ, अब देखो ना ऐसे, ये चीज देखो आप, ये क्या कंप्रेस हो गया क्या? ये क्या हो रखा है, कंप्रेस हो रखा है। ये क्या हो रखा है आपके पास, कंप्रेस हो रखा है। मतलब जो साइड पहले यहाँ पर थी ना, जो डायमेंशन यहाँ पे थी, अब वो डायमेंशन कहाँ पर जा रखी है, अंदर आ रखी है। देखो कितना ज्यादा, ये आया नहीं आया समझ पॉइंट? काफी कम, मतलब काफी ज्यादा क्या हो चुका है, साइड जो है आपकी कंप्रेस हो रखी है। अगर कंप्रेस हो रखी है दैट मीन जो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर में वो क्या हो गया, कम हो चुका है। इस वाले केस को अगर हम उठा के देखें ना, जैसे ये वाला केस है आपके पास, इनिशियली ये साइड कहां पर थी, यहां पर थी आपके पास, अब ये कहां पहुंच गई है, यहां पहुंच चुकी है। इसमें क्या हुआ, एक तरह से ये बड़ी डायमेंशन या कम हो गई, बढ़ गई ना डायमेंशन, वो डायमेंशन बढ़ रखी है। तो बेसिकली पॉइंट ये था समझाने का कि इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो जो सरफेस एरिया एक्सपोज है ना आपका एटमॉस्फेयर में, वो क्या निकल कर आए इस वाले में, हाँ कम आएगा निकल के, एज कंपेयर टू इस वाले केस के कंपैरिजन में, इस वाले केस की कंपैरिजन में। और इस वाले केस में क्या होगा, इन दोनों के
दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ, इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जो मैक्सिमम अगर इवेपोरेशन की हम बात करें तो मैक्सिमम इवेपोरेशन आपको इस वाले केस में देखने को मिलेगा। कौन से वाले केस में? भाई बोलो कुछ। हाँ, ये खुद से बात कर रहा हूँ मैं, अपने आप से बात कर रहा हूँ क्या मैं? अब ऐसे अभी मतलब बोलता ही नहीं है कोई कुछ भी। हाँ बोलो ना बोलो, एटलीस्ट कुछ तो बोलो कम से कम। और ये बताया था पहले भी एक बार कि बोलना पड़ेगा, क्लास में ऐसे नहीं चलता काम। आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ, कुछ तो बोलो कम से कम। खुद से थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं अपने आप से। कौन से वाले केस में होगा ज्यादा? इस वाले केस में होगा, किसके कंपैरिजन में? ऊपर वाले केस के कंपैरिजन में। और इसमें क्या रहेगा इस वाले केस में? इनके इंटरमीडिएट वैल्यू निकल कर आएगी कुछ ना कुछ आपके पास। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एक तरह से, पूछेगा आपसे कि बताइए कौन से वाले केस में इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको प्रॉपर्ली बना लो एक बार जरा। इसको लिख दो जरा, ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें लिख लो EC मोर देन EB मोर देन EA, EC मोर देन EB मोर देन EA। हाँ, EC मोर देन EB मोर देन EA। मतलब सबसे ज्यादा कौन से वाले केस में आएगा? B एंड देन A हो जाएगा आपके पास। चलो ओके, सो ये फैक्टर हो गया आपके पास। अब एक लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर लिखो, soluble salts और salinity। soluble salts और salinity नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास। soluble salts और salinity है। salts, soluble salts और salinity, soluble salts और salinity है। salinity, salinity, soluble salts और salinity। अब अगर पानी के अंदर सॉल्ट्स हैं मिक्स्ड, जैसे सपोज आपके पास में एक तो फ्रेश वाटर है बिल्कुल, और दूसरा है आपके पास में ओशन का पानी है, समुद्र का पानी है। कौन से केस में ज्यादा इवेपोरेशन मिलेगा, समुद्र वाले में, फ्रेश वाले में? ओशन वाले में ज्यादा मिलेगा इवेपोरेशन, फ्रेश वाले में नहीं होगा। ये गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। फ्रेश वाले में ज्यादा इवेपोरेशन मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू ओशन वाले के कंपैरिजन में। क्यों? ओशन बेसिकली जब सॉल्ट्स ऐड होते हैं ना पानी के अंदर, तो पानी हो जाता है डेंस, और डेंस होने का मतलब है पानी भारी हो जाता है। कैसा हो जाता है पानी? भारी हो जाता है। अगर पानी की डेंसिटी बढ़ गई, अगर पानी में सॉल्ट्स मिक्स है, पानी की डेंसिटी क्या करती है? बढ़ जाती है। पानी की डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? पानी जो है उसका वो बेसिकली भारी हो जाता है। अगर पानी भारी हुआ, पानी के मॉलिक्यूल के लिए क्या इतना आसान रहेगा क्या बाहर निकल पाना? ज्यादा इजीली ऊपर कौन जाएंगे? लाइट, लाइट जो होंगे वो ज्यादा ऊपर जाएंगे ना इजीली। तो डेंसिटी बढ़ी, डेंसिटी बढ़ी, पानी के मॉलिक्यूल जो वो इतना इजीली ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर ऊपर नहीं जा पा रहे तो इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। सो इन द केस ऑफ द ओशन इवेपोरेशन क्या निकलेगा? कम निकल कर आएगा आपका एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में। और लगभग ये वैल्यू भी है इसकी 2-3% कम निकल कर आता है आपके पास, लगभग 2 से 3% कम निकलेगा वैल्यू। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं हम ना। जस्ट होता क्या है कि डिफरेंस आ जाता है डेंसिटी का, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर सॉल्ट मिक्स है पानी के अंदर। तो डेंसिटी बढ़ गई, भारी हो जाता है पानी, ऊपर नहीं जा पाते पार्टिकल्स के जो मतलब बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स है इतना, अगर ऊपर नहीं जा पाएंगे तो क्या दिक्कत रहेगी? इवेपोरेशन कम हो जाएगा आपके पास। लिखो जरा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, rate of evaporation decreases, rate of evaporation decreases with, rate of evaporation decreases with increase in concentration of the salts, increase in, decreases with, increase, decreases with increase in concentration of the, concentration of the soluble salts, soluble salts। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, evaporation from the sea water, evaporation from sea water
evaporation from sea water is 2 से 3%, मतलब 2 से 3% more. Evaporation from sea water is 2 से 3%, sorry less, हाँ less ना, less than fresh water, less than fresh water. Than fresh water, less than fresh. So 2 से 3% वैल्यू कम निकल कर आती है लगभग आपके पास. रीजन क्या है कि डेंसिटी बढ़ जाती है, वहां पे भारी हो जाता है पानी अगर सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है तो. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास में लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज. डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज. डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज, नेक्स्ट फैक्टर है डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज. अब डेप्थ का क्या फर्क पड़ेगा, सरफेस एरिया का तो इफेक्ट देख लिया हमने, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा इवेपोरेशन बेसिकली एक तरह से. टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, विंड का इफेक्ट आ चुका है, एटमॉस्फेयर प्रेशर का इफेक्ट आ गया, वेपर प्रेशर का इफेक्ट आ गया, सॉल्ट्स का इफेक्ट आ गया. क्या बचता है, पानी की जो डेप्थ, मतलब वाटर बॉडी जो भी है आपके पास में उसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ का भी इफेक्ट आता है बहुत ज्यादा. इसमें लिखो पहले एक साथ, उसके बाद समझेंगे आराम से ना. पहले एक दो पॉइंट लिख लो. लिखो, इन समर्स द शैलो डेप्थ ऑफ वाटर in summers the shallow depth of water permits in summers the shallow depth of water permits rapid increase in summers the shallow depth of water permits rapid increase in temperature during daytime and hence evaporation is more from shallow water bodies. Hence evaporation is more from shallow water bodies. Hence evaporation is more from shallow water bodies in summers. 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 Next, in winters evaporation will be more from deep water bodies. In winters evaporation will be more from evaporation will be more from deep water bodies. In winters evaporation will be more from deep water bodies due to radiation storage phenomena. Due to radiation storage phenomena. क्या मतलब है, समझो जरा आराम से. अब दो केस हैं आपके पास, एक तो है शैलो वाटर बॉडी, मतलब जिसकी डेप्थ क्या है वाटर बॉडी की कम है, और एक है डीप वाटर बॉडी जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है. अब इसमें भी दो केस आ गए, एक केस आया समर्स में और दूसरा केस किस में आया, विंटर्स में आया. एक समर्स में दूसरा केस विंटर्स में. तो शैलो है डीप है, एक केस समर्स में और दूसरा केस विंटर्स में. जब समर्स चल रही है, सपोज पहले केस कंसीडर कर रहे हैं डीप का केस कंसीडर कर रहे हैं पहले. डीप के केस में क्या होता है, डीप के केस में जैसे गर्मियां चल रही हैं, सनलाइट आ रही है खूब. डीप के केस में क्या होगा, वो जो सनलाइट है ना उसकी जो एनर्जी होगी, बेसिकली सनलाइट की कुछ एनर्जी कहां पर स्टोर हो जाएगी, बॉटम पे स्टोर हो जाएगी. अभी बताया भी था वहां पे स्टोर हो रखी होती है. कहां से आती है वो एनर्जी, तो सन से आ रही है ना, वही स्टोर होती है बॉटम पे जाके. इसको कहते हैं हीट स्टोरेज फिनोमिना, रेडिएशन स्टोरेज फिनोमिना बोलते हैं इसको. रेडिएशन क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है. सो समर्स में चल रही थी गर्मी में रेडिएशन आ रहे थे, कहां पर जाकर स्टोर हो जाएंगे, बॉटम पे जाके स्टोर हो जाएंगे. डीप की बात बता रहा हूं मैं, डीप में स्टोर हो जाएंगे जाके बॉटम पे. अब बॉटम पे स्टोर हो रखे हैं, रेडिएशन कहां पर स्टोर है, बॉटम पे स्टोर है. अब आया सर्दियों कटनी. सर्दियों में ऑब्वियसली धूप नहीं रहेगी ज्यादा, टेम्परेचर ऊपर क्या हो जाएगा, डाउन. ऊपर साइड पे टेम्परेचर क्या रहेगा, वो डाउन रहेगा. लेकिन बॉटम पे क्या स्टोर था, हीट एनर्जी स्टोर थी. क्या स्टोर थी,
हीट एनर्जी स्टोर थी बॉटम पे, ऊपर ठंडा मिलेगा, बॉटम पे क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, तो एनिमल्स वगैरह वो कहाँ पहुंच जाते हैं सर्दियों में, बॉटम पे पहुंच जाते हैं। वहां पे रीजन क्या है, टेम्परेचर कैसा रहता है, ज्यादा मिलेगा आपको। अब सर्दियों में वो जो हीट एनर्जी जो स्टोर हो रखी थी ना, उस हीट एनर्जी को कौन यूज करता है, पानी यूज करता है, किसके लिए, इवेपोरेशन पर्पस के लिए। किसके लिए, इवेपोरेशन पर्पस के लिए यूज करता है उसको। ये जो हीट स्टोरेज का फिनोमिना है आपको शैलो रिवर्स में इतना ज्यादा नहीं मिलेगा देखने को, शैलो रिवर्स में इतना ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि डेप्थ क्या होती है, बहुत कम होती है डेप्थ, सिंस द डेप्थ इज वेरी वेरी लेस। तो शैलो के केस में एज सच ज्यादा इतना हीट स्टोरेज का फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है। किसमें मिलेगा ज्यादातर, ये डीप में। पानी स्टोर हो गया बॉटम पे जाके, सॉरी हीट स्टोर हो गई बॉटम पे जाके, अब वो हीट कौन यूज करता है, पानी यूज करता है, किसके लिए, इवेपोरेशन के लिए। तो विंटर्स में मैं अगर आपसे बात करूं तो टेम्परेचर आप देखोगे तो डीप वाले का ज्यादा मिलेगा आपको, किसके कंपैरिजन में, शैलो वाले के कंपैरिजन में। तो इवेपोरेशन भी ज्यादा किससे मिलेगा, डीप में ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू शैलो के कंपैरिजन में। लेकिन जब आया गर्मियों का टाइम, एक शैलो का केस है, दूसरा डीप का केस है। गर्मियों के टाइम पे शैलो पे भी धूप आ रही है, डीप पे भी धूप आ रही है, लेकिन जो डीप वाले पे धूप आई ना, उसका कुछ पार्ट पहुंच गया नीचे, बॉटम पे जाके स्टोर हो चुका, जो अभी खर्च नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर ज्यादा किसमें मिलेगा, शैलो में ज्यादा मिलेगा टेम्परेचर गर्मियों के टाइम पे, ज्यादा इवेपोरेशन किसमें मिलेगा, शैलो में मिलेगा, लेकिन डीप में कम मिलेगा। तो समर्स में तो डीप में क्या मिलता है, समर्स में डीप में शैलो में ज्यादा मिलता है, डीप में मिलता है कम। और विंटर्स में डीप में ज्यादा एंड शैलो में कम मिलता है। ये रीजन है, जस्ट रीजन क्या है कि हीट स्टोरेज का फिनोमेना है आपके पास। अभी देखो पॉइंट पढ़ के आप समझ में आ जाएगा खुद से ना, एक बार देख लो पढ़कर, अपने आप समझ में आएगा आपको। आया समझ, तो यही लिखा भी है, ठीक है। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन को जो अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर आपके पास में आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में क्या, कि इसको कंट्रोल कैसे करें, इवेपोरेशन को कंट्रोल कैसे करवाना है। प्रिवेंशन की बात आती है, नेक्स्ट प्रिवेंट करना। लिखो जरा हेडिंग, लिखो मेथड्स टू रिड्यूस इवेपोरेशन, मेथड्स टू रिड्यूस इवेपोरेशन, methods to reduce evaporation, methods to reduce evaporation। methods की बात करते हैं evaporation को reduce कराने के लिए। लिखो फर्स्ट, पहले एक साथ लिखते हैं फिर समझते हैं आराम से ना। लिखो रिडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया, रिडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया, रिडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। सेकंड लिखो बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल कवर्स, by providing mechanical covers in the form of roof, in the form of roof स्लैश क्या लिखिए शेड्स या फिर शेड, SHED, SHED, ये पॉइंट आ गया। थर्ड लिखो certain chemicals like cetyl alcohol, CETYL, certain chemicals like cetyl, CETYL, cetyl alcohol, comma hexadecanol, comma stearyl, STEARYL, stearyl alcohol, और लास्ट है octadecanol may be used, octadecanol may be used, octadecanol may be used। नोट करके लिखो एक, cetyl alcohol is found to be, cetyl alcohol is found to be
cetyl alcohol is found to be most suitable chemical, is found to be most suitable chemical for use as an is found to be most suitable chemical for use as an evaporation inhibitor, for use as an evaporation inhibitor। से सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास में। देखो चलो नेक्स्ट पॉइंट था आपके पास में, प्रिवेंशन करना है, इवेपोरेशन को प्रिवेंट करवाना है। इवेपोरेशन को प्रिवेंट क्यों करवाना है, इसके बारे में कल बताया था आपको एक बेसिक चीज। भाई आपने पानी को स्टोर करके रख रखा है, रेन वाटर को स्टोर करके रख रखा है, उस रेन वाटर को हम घरों पे भेजना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो पानी क्या कर गया, इवेपोरेट हो चुका। अगर पानी इवेपोरेट कर गया तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पाएगी, ना। तो इसीलिए हमें क्या करवाना है, इवेपोरेशन को प्रिवेंट करवाना है। अब इसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका तो क्या हो सकता है आपके पास, किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। आप सरफेस एरिया को क्या कर दो, रिड्यूस करवा दो, सरफेस एरिया कम करवा दो वाटर बॉडी का। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, सरफेस एरिया कैसे कम कर सकता है, अगर सरफेस एरिया कम करोगे तो पानी की क्वांटिटी जो स्टोर करनी थी उस पर इफेक्ट नहीं आएगा क्या, तो क्या करना पड़ेगा फिर, डेप्थ बढ़ाओ ना। भाई वॉल्यूम तो सेम ही स्टोर करना चाहते हो अभी, अगर सरफेस एरिया कम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा, डेप्थ बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या रहता है, सरफेस एरिया बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाने की। सपोज आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है अपने रिजर्वायर की, जहां पर आप पानी को स्टोर कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, मतलब आपको ज्यादा पानी स्टोर करवाना है। दो ऑप्शन है, या तो सरफेस एरिया बढ़ाकर ज्यादा स्टोर करवाओ, या फिर डेप्थ बढ़ाकर ज्यादा स्टोर करवाओ। कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा, डेप्थ वाला ऑप्शन ज्यादा ठीक रहेगा। डेप्थ बढ़ा दीजिए, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा वहां पे। आया समझ पॉइंट। दूसरा केस आपके पास में क्या आता है कि कुछ कवर कर दो सरफेस को, इवेपोरेशन हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द सनलाइट। तुम पानी को सनलाइट के कॉन्टेक्ट में बताने तो डायरेक्टली उसके ऊपर एक कोई शेड लगा दो, कुछ कवर कर दो उसको, सरफेस को ऊपर से, सरफेस को क्या करो, ऊपर से कवर कर दो। अगर सरफेस को ऊपर से कवर कर दोगे तो क्या डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आएगा, नहीं आ पाने का, इवेपोरेशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा आपको। बट ऐसा कहां पर करा जा सकता है, बड़े एरिया में, छोटे एरिया में, छोटे एरिया में कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि समुद्र के ऊपर जाकर तुम कवर लगा दोगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। कहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ छोटे एरिया पे आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि छोटे एरियाज है वहां पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट कवर कर सकते हो, बाकी नहीं कर पाओगे। फॉर स्मॉल एरिया ही सुटेबल है हमारा तरीका, वो लिखा वहां पे हमने पॉइंट, स्मॉल एरियाज। सेकंड वाले में देखना चेक करके लिखा है क्या, फॉर स्मॉल एरियाज, लिख लो फिर स्मॉल एरियाज, फॉर स्मॉल एरियाज, स्मॉल एरिया के लिए ठीक है, फॉर स्मॉल एरियाज। फॉर स्मॉल एरियाज, फॉर स्मॉल एरियाज। सेकंड वाले में ना जो कवरिंग वाला होगा, मैकेनिकल कवरिंग वाला जो मेथड है वहां पे स्मॉल एरियाज, एक क्या कर सकते हैं वहां पे, कुछ केमिकल्स की लेयर को प्रोवाइड करवाओ। केमिकल्स, बहुत से केमिकल्स ऐसे होंगे जो पानी को अंदर आने से रोकेंगे, और बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो पानी को बाहर जाने से रोकते हैं। डिपेंड करता है हमें कौन सा यूज करना है। बहुत से केमिकल तो ऐसे होते हैं जो कि पानी को बाहर से अंदर आने से रोकते हैं, और बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो पानी को अंदर से बाहर जाने से रोकते हैं। यहाँ पे हमें पानी को बाहर से अंदर से बाहर जाने से रोकना है। सो हम कुछ केमिकल यूज कर सकते हैं, सम ऑफ द केमिकल मेथड्स कैन आल्सो बी यूज्ड। जैसे कि कुछ एग्जांपल बताए, सिटाइल अल्कोहल, हेक्साडिकेनॉल, ऑक्टाडिकेनॉल, स्ट्राइल अल्कोहल। इसमें से अब एक नोट करके लिखवाया है, सिटाइल अल्कोहल इज फाउंड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव निकल कर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाई देगा प्रीवियस ईयर्स में, पूछा है कि आपसे सिटाइल कौन सा सबसे इफेक्टिव होता है, सिटाइल अल्कोहल सबसे इफेक्टिव होता है आपके पास में। तो ये मेथड्स आ गए आपके पास इवेपोरेशन को प्रिवेंट करवाने के, कैसे कैसे प्रिवेंट करवा सकते हैं, ठीक है, कैसे प्रिवेंट करवाया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इवेपोरेशन को मेजर कैसे करें, क्या होता है इवेपोरेशन, वो देखा, फिर देखा कि प्रिवेंट कैसे करना है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, इसकी मेजरमेंट, की इवेपोरेशन की मेजरमेंट कैसे होगी, कैसे उसको मेजर करा जाएगा, ये पॉइंट है नेक्स्ट आपके पास। लिखो जरा नेक्स्ट करके ना, measurement of the evaporation, measurement of evaporation।
मेजरमेंट ऑफ द इवेपोरेशन। ओके, सो इसमें लिखो, फर्स्ट तरीका लिखो इवेपोरेशन पेन, इवेपोरेशन पेन, इवेपोरेशन पेन, इसमें स्लैश करके लिख लीजिए इवेपोरीमीटर्स, 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 ठीक है, इवेपोरेशन पेन या फिर इवेपोरीमीटर्स। इसमें लिखो जरा पहले 1-2 पॉइंट लिखो, फिर हम समझते हैं आराम से। WMO, WMO, WMO recommends the minimum network of evaporimeter. WMO recommends the minimum network of evaporimeter, recommend the minimum network of evaporimeter stations, evaporimeter stations as specified below, as specified below। लिखो इसमें फर्स्ट, फॉर एरिड रीजंस, फॉर एरिड, ARID, फॉर एरिड रीजंस क्या लिखना है, वन स्टेशन पर, फॉर एरिड रीजंस वन स्टेशन पर 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, वन स्टेशन पर 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड लिखो, फॉर ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट्स, फॉर ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट, फॉर ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट लिखना है, वन स्टेशन पर 50,000, वन स्टेशन पर 50,000, वन स्टेशन पर 50,000, वन स्टेशन पर 50,000 किलोमीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट, फॉर कोल्ड रीजंस लिखो, वन स्टेशन पर कोल्ड रीजंस में क्या होगा, वन स्टेशन पर 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आगे लिखो नोट करके, करेंटली वन स्टेशन पर 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ वही लिखवा रहा हूँ नोट में, क्या लिखना है, नोट में लिखो currently about 220 evaporimeter stations, currently about 220 evaporimeter stations are being maintained by IMD, are being maintained by IMD, ठीक है, are being maintained by IMD। अभी एक पॉइंट लिख लो फिर आराम से वो समझते हैं, एक और लिख लो जस्ट लास्ट, लिखो IMD, लिखो evaporimeters are the water containing pans, evaporimeters are the water containing pans, evaporimeters are the water containing pans which are exposed to the atmosphere, which are exposed to the atmosphere, हाँ pen are water containing pans which are exposed to the atmosphere and which are exposed to the atmosphere and loss of water by evaporation, and loss of water by evaporation is, and loss of water by evaporation is, and loss of water by evaporation is measured in them, is measured in them at regular intervals, at regular intervals, at regular intervals, at regular intervals। आया समझ क्या पॉइंट है, देखो समझो इसको आराम से, क्या कह रहे हैं। इवेपोरेशन को मेजर करना था, सबसे पहला तरीका क्या है मेजर करने का,
विद द हेल्प ऑफ द इवेपोरेशन फैंस। इवेपोरेशन फैंस या फिर इसी को इवेपोरीमीटर भी कह सकते हैं। इवेपोरेशन फैन कैसे होते हैं? सिंपल, जैसे जिसमें चाय बनाते हैं ना, ऐसे तरह के फैन होते हैं सिंपल आपके पास, ऐसा ही सेम, ठीक है। उसके अंदर होगा क्या? पानी प्रेजेंट होगा आपके पास। क्या होगा वहां पर? पानी प्रेजेंट होगा। अब हमें तो पता करना था इवेपोरेशन किसके अंदर, लेक के अंदर पता करना था, लेक के अंदर पता करना था, रिवर के अंदर पता करना था, इन सब में पता करना था हमें तो इवेपोरेशन कितना हो रहा है। लेकिन पता कर पाएंगे क्या लेक में कितना इवेपोरेशन हो रहा है? नहीं पता कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे? जो भी रिवर थी, जो भी लेक थी, उसके बराबर में इवेपोरेशन फैन को प्लेस कर दोगे जाकर। जिस भी रिवर में आपको पता करना था इवेपोरेशन के बारे में, उसके बराबर में आप क्या करोगे? उसी रिवर के बराबर में इवेपोरेशन फैन को ले जाके प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं वहां पे। इवेपोरेशन फैन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? पानी है। और रिवर के अंदर भी क्या था? पानी था। अब पता तो करना था रिवर में, लेकिन रिवर में नहीं पता कर सकते, किसमें पता करेंगे? पैन के अंदर पता करोगे। अब पता कर रहे हो आप पैन के अंदर इवेपोरेशन कितना हुआ, इस पैन के अंदर जो इवेपोरेशन हो रहा है ना, उसको रिलेट करोगे किसके साथ? वाटर बॉडी में जो इवेपोरेशन हुआ उसके साथ, ऐसे करेंगे। जो वाटर पता करें किसके अंदर? पैन के अंदर पता कर रहे हैं, पैन के अंदर इवेपोरेशन पता करा और उस इवेपोरेशन को किससे रिलेट कर लेंगे? वाटर बॉडी के इवेपोरेशन के साथ रिलेट कर लेंगे। ये आता है समझ में। अब तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपके पास में, हमारे पास जो हम जैसे सपोज किसी वाटर बॉडी में पता करना चाहते हैं इवेपोरेशन, अब अगेन जैसा वो सेम रेनफॉल में कॉन्सेप्ट था ना, ऐसा नहीं कि एक रेन गेज लगा के छोड़ देंगे वहां पे, जैसे वहां पे एक नहीं लगा सकते, ऐसे यहाँ पे आप एक इवेपोरीमीटर लगाकर भी नहीं छोड़ सकते हो। आपको अगर किसी जगह पे इवेपोरेशन पता करना है ना, तो हमें नंबर ऑफ इवेपोरेशन को वहां पे लगाना पड़ेगा, इवेपोरेशन मीटर को वहां पे लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ इवेपोरीमीटर्स को आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? प्लेस करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक इवेपोरीमीटर लगा के छोड़ दिया काम चल जाएगा, क्या करना पड़ेगा वहां पे? बहुत सारे इवेपोरीमीटर्स को लगाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा इवेपोरीमीटर लगाओगे उतनी करेक्ट ऑब्जर्वेशन आएगी, उतनी ज्यादा क्या मिलेंगे आपको? एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये बताया पॉइंट कि ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, एरिया का टाइप कैसा है, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसके बेस पे आपको कम से कम कितने कितने इवेपोरीमीटर लगाने चाहिए, उसके बारे में आपको डब्ल्यूएमओ ने गाइडलाइन दे रखी है। जैसे सपोज करो आपके पास में कोई कैसा रीजन है, एरिड रीजन है, मतलब बहुत ज्यादा सूखा रीजन है। तो क्या बता रखा है यहाँ पे? डेंसिटी पढ़ो ना, क्या लिखी है वहां पर? 1:30,000, 30 लिखा हुआ है। ओके। कोई आपके पास में ह्यूमिड रीजन है, ह्यूमिड टेम्परेट रीजन है, 1:50,000 दे रखा है। और कोई बहुत ज्यादा कैसा रीजन है, कोल्ड रीजन है, कितना कर दिया आपके पास वहां पे? 1:1 लाख कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास। अब ये भी एक जानकारी दी, इंडिया में करेंटली 220 इवेपोरीमीटर स्टेशन हैं, मेंटेन जो कर रही है कौन? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आया समझ पॉइंट? ये लिखा है पॉइंट ना वहां पे। इंडिया में करेंटली कितने स्टेशन है? लगभग 220 हैं, जो कि आपकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल, आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको मेंटेन कर रही है। ये पॉइंट है जस्ट आपके पास। बताओ आया समझ पॉइंट? तो ये पॉइंट्स है आपके पास दोनों। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इवेपोरीमीटर होते क्या है। आपको बताया एक तरह से पैन ही तो होते हैं, सिंपल। ये इन पैन को आप कहाँ पे प्लेस करोगे? जहाँ पे इवेपोरेशन पता करना था, पता करोगे पैन के अंदर। और रिलेट किससे करोगे? वाटर बॉडी से रिलेट करोगे। रिलेट करोगे किसको? वाटर बॉडी को रिलेट करोगे आप इसकी हेल्प से, पैन इवेपोरेशन की हेल्प से। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैन होंगे आपके पास। बेसिक प्रिंसिपल सब में सेम रहेगा, लेकिन सबकी स्पेसिफिकेशन बदल जाएंगी। किसी का डायमीटर कितना होगा पैन का, किसी की हाइट कितनी होगी, किसी में मटेरियल कोई सा दूसरा 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 यूज हो रखा होगा, ये रहेगा। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। पेन है, पेन को कहाँ पे प्लेस कर दिया? वाटर बॉडी के बराबर में प्लेस कर दिया। और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। पेन के अंदर पानी भरा हुआ है। जब पानी इवेपोरेट करेगा, पानी की डेप्थ नीचे आएगी। पानी की डेप्थ आएगी कहाँ पे? नीचे आएगी पानी की डेप्थ। कितनी पानी की डेप्थ नीचे गई, वो क्या है आपके पास? एक तरह से इवेपोरेशन ही तो है। वो क्या है? एक तरह से इवेपोरेशन है। लेकिन जो इवेपोरेशन पैन में हो रहा है, क्या एग्जैक्टली वही इवेपोरेशन लेक में है? ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दोनों में अलग अलग होगा। दोनों में क्या होगा? इवेपोरेशन अलग अलग होगा। पैन में इवेपोरेशन अलग होगा और लेक में इवेपोरेशन अलग होगा। इसके तो रीजन खुद से रिलेट कर सकते हो तुम। अभी इतने सारे फैक्टर देखे, डेप्थ देख लो, सरफेस एरिया देख लो, बहुत सारे चीजें वेरी कर रही हैं, वेरी करी है ना। तो सेम कहाँ से आ सकता है? सेम नहीं आ सकता। अब सेम नहीं आ सकता तो क्या करोगे फिर? इसको रिलेट करोगे किससे? लेक इवेपोरेशन से। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ए कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट की हेल्प से। एक कोफिशिएंट को यूज करोगे इनको आपस में रिलेट करने के लिए, और उस कोफिशिएंट को कहते हैं पैन कोफिशिएंट। इस कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? पैन कोफिशिएंट कहा जाता है। दैट कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज अ पैन
कोएफिशिएंट। बेसिक प्रिंसिपल तो सेम रहेगा सब में। क्या प्रिंसिपल होगा, पेन को प्लेस कर दिया वहां पे। अब क्यों सेम नहीं होगा दोनों में इवेपोरेशन, रीजन बहुत सारे हैं। पेन को आपने प्लेस कर रखा है ग्राउंड सरफेस पे। अब पहली बात तो बॉडी का डिफरेंस देख लो आप। पेन की बॉडी बनी हुई है मेटल से, पेन किससे बना रखा है, मेटल से बना रखा है। और रिवर तो मिट्टी है वहां पर, एक तरह से सारी की सारी क्या है, मिट्टी है। जो हीट का कंडक्शन होगा मेटल में ज्यादा हो जाएगा क्या, एज कंपेयर टू सॉइल। सॉइल की तो कहां से मिल जाएगा, सेम अलग अलग मिलेगा ना। मेटल्स के केस में, पेन के केस में, पेन को डायरेक्टली हम ग्राउंड पे नहीं रखते, जमीन पे ऐसा नहीं रखते हैं। कहां पे रखते हैं, कुछ नीचे लकड़ी के ब्लॉक रख देते हैं और उसके ऊपर रखा जाता है पेन को। जैसे ऐसे है ना, इस तरह से नीचे ब्लॉक रखती है दो, और इसके ऊपर किसको प्लेस कर दिया, पेन को प्लेस कर दिया। रिवर के केस में क्या बॉटम से कोई विंड का सर्कुलेशन होगा, नहीं होगा। कोई हीट कंडक्ट होगी, नहीं होगी। पेन के केस में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं रखा, यहाँ पे स्पेस खाली है, तो यहाँ से हीट भी सर्कुलेट होगी एंड विंड भी जाएगी, तो यहाँ पे कंडक्शन होगा। आया समझ, आएगा फैक्टर एक और समझ में। दूसरा कि उसकी बॉडी मेटल की बना रखी है और उसकी बॉडी किससे बनी हुई है, सॉइल से बनी हुई है, तो वो भी डिफरेंस है। तो दोनों में अलग अलग मिलेगा ना। अगर दोनों में अलग अलग मिलेगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक कोफिशिएंट यूज करोगे, और कोफिशिएंट की हेल्प से आप क्या कर लोगे, रिलेट कर लोगे आपस में इन दोनों को, कि भाई इतना पेन इवेपोरेशन है तो मतलब इतना लेगी इवेपोरेशन आ रहा है, आप ऐसे आइडिया लगाओ। बेसिक प्रिंसिपल सेम है चारों में, चार तरह के पेन रहेंगे। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, इवेपोरेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर पे ना, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितनी है, तो इवेपोरेशन तो मेजर करोगी, साथ साथ उस एरिया में कितनी टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें भी आपको मेजर करते रहनी पड़ेंगी साथ साथ, क्योंकि ये इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो वो सारी चीजें भी आपको क्या करते रहना पड़ेगा, वहां पे मेजर करते रहना पड़ेगा। बताओ आया समझ, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। चलो क्या था आपके पास, कहां तक हो गया, तो ये हो गया ना इवेपोरेशन पेन वगैरह का बता दिया आपको ना। अब इसमें लिखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन्स होते हैं आपके पास ना, इसमें लिखो जरा। सबसे पहले लिखो क्लास ए इवेपोरेशन पेन। फर्स्ट टाइप का पेन है क्लास ए इवेपोरेशन पेन। क्लास ए इवेपोरेशन पेन फर्स्ट है, क्लास ए इवेपोरेशन पेन। इसमें लिखो जरा, यूज्ड बाय यूएस वेदर ब्यूरो, यूज्ड बाय यूएस वेदर ब्यूरो। हाँ, यूज्ड बाय यूएस वेदर ब्यूरो, यूज्ड बाय यूएस वेदर ब्यूरो, ठीक है। आगे लिखो, डाया होता है 1210, डाया होता है 1210 mm तक, इसका डायमीटर होता है 1210 mm तक होता है, और डेप्थ होती है 255, BUREAU, REAU ब्यूरो, ठीक है। और डायमीटर कितना होता है 1210 mm होता है, और डेप्थ कितनी होती है, लिखो 255, डेप्थ होती है 255 mm, डेप्थ होती है 255 mm, ठीक है। इसमें आगे लिखो फिर पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास ए लैंड पेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास ए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास ए लैंड, LAND लैंड पेन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास ए लैंड पेन, इसको क्लास ए लैंड पेन भी कहते हैं, ठीक। आगे लिखो, डेप्थ ऑफ द वाटर इज मेंटेन्ड अबाउट, डेप्थ ऑफ द वाटर इज मेंटेन्ड अबाउट, डेप्थ ऑफ द वाटर इज मेंटेन्ड अबाउट, डेप्थ ऑफ द वाटर इज मेंटेन्ड अबाउट 18 से लेके 20 सेंटीमीटर, 18 से लेके 20 सेंटीमीटर। आगे लिखो, मेड अप ऑफ अनपेंटेड, मेड अप ऑफ अनपेंटेड galvanized, made up of unpainted galvanized iron sheet, made up of unpainted galvanized iron sheet, ठीक है। आगे लिखो, पेन इज प्लेस्ड ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, पेन इज प्लेस्ड ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, पेन इज प्लेस्ड ऑन वुडन प्लेटफॉर्म
pen is placed on wooden platform of 15 centimeter height, of 15 centimeter height, of 15 centimeter height above the ground to allow free circulation of air, above the ground to allow free circulation of air below the pen, to allow free circulation of air below the pen, to allow free circulation of air below the pen. ठीक है, below the pen. Clear है? आगे point, evaporation measurements are made by depth of water. Evaporation measurements are made by depth of water with a hook, HOOK hook gauge, with a hook gauge in a with a hook gauge in a stilling well, STILLING, stilling well, stilling well, स्टिलिंग वेल. अभी देखो खुद से पढ़ के समझ में आ जाएंगे सारे पॉइंट्स. देखो एक बार पढ़ के देखो, रीड करो जरा, खुद से आ जाएगा समझ में सारे के सारे पॉइंट्स. बहुत सिंपल लिखे होंगे इस वाले के अंदर ना. आपको पेन की स्पेसिफिकेशन दी थी सारी की सारी, क्या होता है एक बार रीडिंग कर लो. इसकी जो बताया था वही सब लिखवाया है, बस उसकी स्पेसिफिकेशन है. इतनी डाया होती है, इतनी डेप्थ होती है, इतनी हाइट तक पानी होता है, इस मेटल का बना होता है, क्यों ऊपर रख रखा है, वुडन प्लैंक के ऊपर रख रखा है. आगे समझ. ये लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है एक्चुअली, हमें पता क्या करना था, हमें तो इवेपोरेशन पता करना था. इवेपोरेशन को कैसे पता करते हैं? बाय मेजरिंग द डेप्थ, कि भाई कितना डेप्थ कम हो गई पानी की, कितनी डेप्थ कम हो गई पानी की, इस डेप्थ को आप मेजर करते हो. ऐसे तो करते हैं. इवेपोरेशन पता करना है, जब इवेपोरेशन होगा तो डेप्थ कम होगी ना पानी की, तो आपको वो डेप्थ मेजर करनी थी. अब एक्चुअली होता क्या है, ये सारा का सारा जो चल रहा है ना आपको हाइड्रोलॉजी, ये पार्ट है आपका ओपन चैनल फ्लो का. ये पहले दिन पे आपको बताया होगा मैंने शायद. ओपन चैनल फ्लो का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे फ्लो जिसमें टॉप सरफेस किसके कांटेक्ट में होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है. एक तो होता है पाइप फ्लो, होता है एक तो पाइप फ्लो जैसा आप एफएम में पढ़ते हैं. एफएम में क्या होता है, आपका पाइप फ्लो ही चलता है पूरे के पूरे में. एक होता है ओपन चैनल फ्लो. ओपन चैनल फ्लो में टॉप सरफेस किसके कांटेक्ट में रहता है, पानी का, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है. ओपन चैनल फ्लो में डेप्थ कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, डिस्चार्ज कितना है, इस चीज को पता करने के तरीके होते हैं आपके पास. पाइप फ्लो से अलग है सारे के सारे तरीके. पाइप फ्लो में अलग तरीके होते हैं, यहाँ पे अलग तरीके होते हैं. तो ये एक तरीका ही होता है डेप्थ को पता करने का, बाय मेजरिंग अ हुक गेज इन ए स्टिलिंग वेल. किसको पता करने का तरीका है, डेप्थ को पता करने का तरीका होता है. अब ये तरीका तो आप ओपन चैनल फ्लो में पढ़ोगे, ओसीएफ में सब्जेक्ट होता है ना आपका अलग से एक ओपन चैनल फ्लो, वहां पे देखते हैं इसको. तो डिस्चार्ज कैसे मेजर करा जाता है, वेलोसिटी कैसे मेजर करनी है ओपन चैनल, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं आपके पास. करंट मीटर होता है, डाइल्यूशन मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं. तो ओपन चैनल फ्लो का वो पार्ट है आपका पूरा का. ठीक, बोलो बताओ, आया नहीं आया समझ. तो ये क्लियर है फर्स्ट टाइप के पेन के बारे में कि क्या क्या कंडीशंस होती है. सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, ISI स्टैंडर्ड पेन, ISI स्टैंडर्ड पेन, ISI स्टैंडर्ड पेन, ISI स्टैंडर्ड पेन. इसके ब्रैकेट में डाल लो मॉडिफाइड क्लास ए पेन, मॉडिफाइड क्लास ए पेन. लिखो डाया कितना होता है, हाँ सो क्या था, मॉडिफाइड क्लास ए एंड डाया लिखो इसमें 1220 mm, 1220 mm, और डेप्थ लिखो 255 mm,
255 mm, वहां पे 1210 थी, वहां पे कितनी है 1220 है। और आगे लिखो मेड अप ऑफ कॉपर शीट, मेड अप ऑफ कॉपर शीट, मेड अप ऑफ कॉपर शीट, मेड अप ऑफ कॉपर शीट। आगे लिखो पेन इज प्लेस्ड ओवर द स्क्वायर, पेन इज प्लेस्ड ओवर द स्क्वायर, पेन इज प्लेस्ड ओवर द स्क्वायर वुडन प्लैंक्स, pen is placed over the square wooden planks of 1225 mm, of 1225 mm, of 1225 mm width, of 1225 mm width and 100 mm height, and 100 mm height, and 100 mm height। ठीक है, आगे लिखो top of the pen is covered with, 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 top of the pen is covered with a hexagonal wire net, top of the pen is covered with a hexagonal wire net of galvanized iron, of galvanized iron, of galvanized iron to protect the, of galvanized iron to protect the water from birds, to protect the water from birds, from birds। आगे लिखो evaporation from this pan is about, evaporation from this pan is about, evaporation from this pan is about 1/4, is about 1/4, is about 1/4 of class A pen, 1/4 of class A pen, 1/4 of our class A pen। आया समझ? सेम ही तो है बिल्कुल, थोड़ा सा चेंजेस हो गए बस, वही डाया चेंज कर दिया आपने, डाया तो सेम ही है, सॉरी डाया चेंज कर दिया, हाइट सेम है, हाइट सेम है, कॉपर का बना रखा है। इसके टॉप सरफेस को किससे कवर कर दिया? हेक्सागोनल वायर की शीट से कवर कर दिया, नेट से कवर कर दिया आपने इसको, नेट से। पहले वाले में कवर नहीं था, ओपन था वो, यहाँ पे किससे कवर कर दिया? हेक्सागोनल वायर नेट बना दिया आपने उसके ऊपर। क्यों? जिससे कोई पक्षी वक्षी आगे उसमें से पानी ना निकाल ले, अदरवाइज आप वो पक्षी पी कर गया पानी, डेप्थ कम हो जाएगी, आप क्या सोचोगे पानी इवेपोरेट कर रहा है, तो एरर आएंगे ना, इसलिए आपने कर लिया उसको। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कह रहा है आपको कि इवेपोरेशन जो होता है ना स्पैन से कितना निकल कर आता है, लगभग 1/4 निकल कर आएगा। क्यों? एज कंपेयर टू पुराने वाले के कंपैरिजन में, यानी कि 4 टाइम हो जाता है, 4 टाइम कम हो जाता है 1/4। ऐसा क्यों हुआ? 1/4 क्यों निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे? वो भी चीजें हैं, वो लॉसेस भी आपने दूर कर दिए, कहीं ना कहीं आपने सरफेस एरिया भी तो प्रोटेक्ट कर दिया थोड़ा बहुत। भाई आपने वायर नेट से कवर करा तो आपने कुछ ना कुछ सरफेस एरिया कम करा दिया क्या उसका, जो एक्सपोज था, कुछ ना कुछ एक्सपोज सरफेस एरिया भी तो कम करा ना। तो ये पॉइंट आया आपके पास, इसीलिए क्या निकल कर आ रहा है? 1/4 निकल के आता है लगभग। मतलब आया समझ ये पॉइंट्स? तो ये इवेपोरेशन पैन के बारे में चल रहा था, आपके लगभग 2 तरह के पैन हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा बचा है आपका है, देखो आप कल देखो क्या क्या होगा चीजें आपकी। एक तो कल आपका इवेपोरेशन खत्म हो जाएगा, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, मेनली मैंने बताया था टाइम लगता है उसमें प्रेसिपिटेशन वाले में जस्ट, अब टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। इवेपोरेशन खत्म हो जाएगा कल। ट्रांसपिरेशन एंड इवेपो ट्रांसपिरेशन, इसके बारे में भी आपको बता रखी है जानकारी। एक्चुअली ये टॉपिक है आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग के, क्योंकि क्रॉप्स वगैरह के बारे में वहीं पे पढ़ते हो आप, कंजम्पटिव यूज, ये सब चीजें अभी पता ही नहीं हमें इनके बारे में कुछ भी। यहाँ पे मैं आपको बेसिक बेसिक ओवरव्यू दूंगा ट्रांसपिरेशन का एंड इवेपो ट्रांसपिरेशन का, वहां पे आपको इनके बारे में प्रॉपर बताया जाएगा। तो कल 3 टॉपिक खत्म होंगे तुम्हारे, एक तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन एंड इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो आगे कल करते हैं सर कंटिन्यू। ठीक, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट में, मतलब तो मान के चलो बस एक टॉपिक मान लीजिए आप जिसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, हाइड्रोग्राफ टाइप से, बाकी तो सब ऐसे ही है छोटे छोटे टॉपिक्स। तो आगे कल करते हैं।